फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 1। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C1 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 1। लिन बेइफान पूरी तरह से तबाह हो गया था। जागने पर उसने पाया कि वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया है और एक सम्राट का जीवन जी रहा है, जिसका नाम, उम्र और रूप रंग उसके जैसा ही है। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन ये दुनिया अनगिनत देशों और मार्शल आर्ट विशेषज्ञों से भरी हुई थी। वहाँ बहुत सारे देश थे जो अपने हितों की खातिर तलवारें और भाले चलाते थे, लगातार एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ते थे। वहाँ बहुत से विशेषज्ञ थे जो अपने उच्च कौशल और विचित्र स्वभाव के कारण, यदि वे आपसे नापसंद करते तो आपका सिर कलम करने के लिए तैयार रहते थे। इस दुनिया में राजवंशीय परिवर्तन चिंताजनक आवृत्ति के साथ हुए। कुछ आंकड़ों से पता चला है कि इन देशों में हर 20 साल में शासक वर्ग बदल जाता है। राज्य के मुखिया के रूप में सम्राट की मृत्यु प्रायः दफनाने के लिए स्थान के बिना ही हो जाती है। एक छोटे से राज्य का नव सिंहासनधारी सम्राट होने के नाते वह पहले से ही इस तरह के संकट का सामना कर रहा है। विदेशों में प्रमुख राष्ट्र किसी भी क्षण आक्रमण करने के लिए तैयार होकर देखते और प्रतीक्षा करते रहते हैं। घरेलू स्तर पर प्रभावशाली कुलीन परिवार अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका को नियंत्रित करते हैं तथा नागरिकों की संपत्ति को लूटते हैं। बाहरी सैन्य दुनिया में जंगल के डाकू पहाड़ों पर अपना दावा करते हैं तथा हत्या और लूटपाट में संलग्न रहते हैं। दरबार में विश्वासघाती और चापलूस अधिकारी थे जो राजकीय मामलों को नियंत्रित करते थे, बाहर से आज्ञाकारी लेकिन अंदर से विद्रोही, युवा सम्राट को नीची नज़र से देखते हुए। ये शुरुआत सचमुच बहुत कठिन थी। एकमात्र सांत्वना ये थी कि उसके दिवंगत तथाकथित पिता ने उसके लिए कुछ शक्ति छोड़ी थी, अन्यथा वह भागने के बारे में सोचता। तभी लिन बेइफान के दिमाग में एक आवाज़ गूंजी। डिंग! बधाई हो खिलाड़ी, आपका एम्पायर सैंडबॉक्स गेम अब ऑनलाइन है। यह क्या है? लिन बेइफान के विचार जाग उठे और सूचनाओं की एक धारा उसके दिमाग में प्रवेश कर गई। लिन बेइफान को सुखद आश्चर्य हुआ। ये वास्तव में एम्पायर सैंडबॉक्स गेम है जिसे मैंने ट्रांसमाइग्रेट होने से पहले खेला था, और यह मेरे साथ ट्रांसमाइग्रेट हुआ, यहाँ तक कि म्यूटेशन भी हुआ। मेरी गोल्डन फिंगर आ गई है। हाहा, TLN गोल्डन फिंगर धोखा है। यह एक सैंडबॉक्स गेम है जहां खिलाड़ी राष्ट्रीय संसाधनों को उचित रूप से जुटाकर और आवंटित करके अपने देश का विकास और सुदृढ़ीकरण कर सकते हैं। उनके देहांतरण के बाद एक उत्परिवर्तन हुआ जो वास्तविकता में प्रक्षेपित हुआ। कार्य मोटे तौर पर वही रहे, लेकिन एक और विशेषता जोड़ी गई। राष्ट्र जितना मजबूत होगा वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। डिंग! खिलाड़ी, आपकी वर्तमान पहचान ज़िया साम्राज्य के सम्राट की है। क्या आप वर्तमान राष्ट्र ज़िया साम्राज्य से जुड़ना चाहेंगे? हाँ, लिन बेइफान ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। डिंग! बाइंडिंग सफल। खिलाड़ियों की ताकत अब ज़िया किंगडम की राष्ट्रीय शक्ति के साथ तालमेल बिठाएगी। इनाम, इन्नेट रियल ट्रू QE लेवल ताकत। एक पल में एक शक्तिशाली बल लिन बेइफान के शरीर में उमड़ पड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन बेइफान की ताकत तेजी से बढ़ी, सैकड़ों गुना विस्तार हुआ, अर्जित बाधा को तोड़ दिया और सहज क्षेत्र का एक मजबूत अभ्यासी बन गया। अपने अंदर उमड़ती शक्ति को महसूस करते हुए लिन बेइफान बेहद उत्साहित थी। मैं अब एक सहज गुरु हूँ, हाहा। ये दुनिया साधना स्तरों को 4 प्रमुख क्षेत्रों और 10 श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। अर्जित क्षेत्र, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी। जन्मजात क्षेत्र, सच्चा QE, सूक्ष्म QE, शाही QE। दिव्य क्षेत्र, ग्रैंड मास्टर, ग्रेट ग्रैंड मास्टर, सुप्रीम ग्रैंड मास्टर। शून्य पारलौकिकता क्षेत्र, सांसारिक अमर। उनमें से अधिग्रहित क्षेत्र के मार्शल कलाकार इस दुनिया में मुख्यधारा हैं, जो 99% हैं। इन्हें दायरे के मार्शल कलाकारों को पहले से ही शक्तिशाली और एक क्षेत्र पर हावी होने में सक्षम माना जा सकता है। वे आमतौर पर विभिन्न गुटों के संप्रदाय के नेता या वरिष्ठ स्तर के व्यक्ति होते हैं। यदि उन्हें शाही दरबार में रखा जाता तो वे हजारों सैनिकों का नेतृत्व करने में सक्षम सेनापति होते। स्वर्गीय क्षेत्र के मार्शल कलाकार इस दुनिया के शीर्ष शक्तिशाली हैं। एक अकेला व्यक्ति हजारों की सेना, यहाँ तक कि एक पूरे दुश्मन देश से भी मुकाबला कर सकता है। जहाँ तक शून्य पारलौकिकता क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों का प्रश्न है, वे ऐसी किंवदंतियां हैं जिनकी दूर से प्रशंसा की जाती है, लेकिन वे अप्राप्य हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि लिन बेइफान को अब एक मजबूत व्यक्ति माना जाता है। यद्यपि उसके पास कोई महान मार्शल आर्ट कौशल नहीं है और वह अन्य इन्नेट पावरहाउस की तुलना में थोड़ा कमतर लगता है, फिर भी वह कुछ ही सेकंड में एक्वायर्ड रियल्म के मार्शल कलाकारों को आसानी से हरा सकता है। खतरे का सामना करने पर उसके पास लड़ने के साधन मौजूद हैं। डिंग! खिलाड़ियों की ताकत अब राष्ट्रीय शक्ति के साथ तालमेल बिठा चुकी है। भले ही राष्ट्रीय शक्ति कम हो जाए, लेकिन खिलाड़ियों की ताकत कभी कम नहीं होगी। कृपया कड़ी मेहनत जारी रखें। ये बहुत अच्छा है। लिन बेइफान ने संतोष में सिर हिलाया। उन्हें सबसे अधिक भय इस बात का था कि राष्ट्रीय शक्ति के पतन के साथ साथ उनकी अपनी शक्ति भी कम हो जाएगी। लेकिन अब उसे किसी भी चिंता से कोई परेशानी नहीं है, वह अपना पूरा आनंद ले सकता है।
तभी लिन बेइफान के दिमाग में एक विशाल 3D मॉडल उभर आया। यह उस देश का सैंडबॉक्स था जहां वह रहता था, जहां स्वर्ग और पृथ्वी से लेकर मानव दुनिया तक सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। यदि आवश्यक हो तो वह नज़दीक से देखने के लिए जूम इन कर सकते थे, जिससे व्यक्तियों के चेहरे की प्रत्येक विशेषता अत्यंत बारीकी से दिखाई देती थी। सैंडबॉक्स के नीचे विस्तृत जानकारी का एक अनुभाग था। एम्पायर सैंडबॉक्स शुरुआती स्तर। प्रादेशिक क्षेत्र 320,000 वर्ग मील। कृषि योग्य भूमि 80,000 वर्ग मील। घरेलू संसाधन 30.5 मिलियन टेल, 1 लौह खदान, 1 कोयला खदान, 1 तांबा खदान। जनसंख्या 3.22 मिलियन। धनी लोग 1%, आम लोग 18%, गरीब लोग 71%। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सैन्य शक्ति 300,000, 2 यूनिट स्तर के विशेषज्ञ, 200 मार्शल कलाकार। व्यापक राष्ट्रीय शक्ति 345। लघु राज्य स्तर। नोट: चूंकि खिलाड़ी का देश छोटे राज्य स्तर पर है, इसलिए एम्पायर सैंडबॉक्स शुरुआती स्तर के रूप में है और खिलाड़ी केवल भूमिगत संसाधनों को ही जुटा सकता है। जैसे जैसे देश का स्तर बढ़ता है, एम्पायर सैंडबॉक्स की क्षमताएं धीरे धीरे अनलॉक हो जाएंगी। लिन बेइफान ने आश्चर्य से कहा, यह सुविधा अद्भुत है। यह मुझे पूरे देश पर नज़र रखने की अनुमति देती है। शाही महल से बाहर निकले बिना मैं दुनिया में होने वाली हर चीज़ को जान सकता हूँ। विचारों में खोए हुए उसने सोचा कि इस धोखे का उपयोग कैसे अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाने के लिए किया जाए। उसी समय एक बूढ़ा हिजड़ा लोगों के एक समूह के साथ अंदर आया और धीरे से पुकारा, महाराज, सुबह के न्यायालय सत्र के लिए तैयार होने का समय हो गया है। उठने का समय हो गया है। ये बूढ़ा हिजड़ा, जिसका उपनाम लियू था, लियू हिजड़े के नाम से जाना जाता था और वह नेट्रू क्यूई स्तर का मास्टर था। उसके साथ बेटे जैसा व्यवहार किया जाता था और वह उसके दिवंगत नामात्र के पिता द्वारा उसके लिए छोड़ी गई सुरक्षा शक्ति थी। बहुत अच्छा, मैं उठूंगा। लिन बेइफान उठे, नहाए, अपने ड्रैगन रोब में बदले और फिर अदालत में चले गए। महामहिम को नमस्कार। सम्राट अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। मेरी वफादार प्रजा, अपना सिर ऊपर उठाओ। धन्यवाद महामहिम। लिन बेइफान उदासीन भाव से नागरिक और सैन्य अधिकारियों को देख रहा था। उनमें से प्रत्येक के अपने गुप्त उद्देश्य थे, जिनका उद्देश्य युवा सम्राट के रूप में उसके अधिकार को कमजोर करना था। वह केवल 2 व्यक्तियों पर भरोसा कर सकता था, वर्तमान प्रधानमंत्री शियाओ बोलियांग और ग्रैंड जनरल चाई युलांग। वे उसके दिवंगत पिता के शपथबद्ध भाई थे, सगे भाई बहनों की तरह करीबी, जो उसकी सहायता के लिए पीछे रह गए थे। इन दोनों वफादार मंत्रियों ने राहत और संतुष्टि के भाव के साथ ड्रैगन सिंहासन पर बैठे लिन बेइफान की ओर देखा। अगर कोई मामला रिपोर्ट करने लायक है तो अभी बोलो, अगर नहीं तो कोर्ट बर्खास्त। नपुंसक लियू ने घोषणा की। महामहिम, इस मंत्री के पास एक रिपोर्ट है। मोकिंगडम से दूत आपसे मिलने आए हैं। अनुष्ठान मंत्री ने जोर से पुकारा। अदालत में उपस्थित नागरिक और सैन्य अधिकारियों के चेहरे बदल गए और माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। मोकिंगडम एक ऐसा देश है जो जिया किंगडम की सीमा पर स्थित है। हालांकि इसे भी एक छोटा राज्य माना जाता है, लेकिन इसकी व्यापक ताकत जिया किंगडम की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। दोनों देशों के बीच अक्सर टकराव और झड़पें होती रहती हैं, जिससे सीमा पर तनाव बहुत बढ़ जाता है। लिन बेइफान अभी अभी गद्दी पर बैठा था और राजनीतिक स्थिति अस्थिर थी। इस समय उनका आना निश्चित रूप से गलत इरादे का संकेत था। लिन बेइफान ने शांत भाव से कहा, उनके प्रवेश की घोषणा करें। TLN, मुझे लगता है कि सारांश वास्तव में उसकी क्षमताओं को ठीक से नहीं समझाता है। यहाँ उसकी सिस्टम क्षमताओं का एक सरल विवरण दिया गया है। मूल रूप से एक सम्राट के रूप में MC के पास एक सुपर ओवरपावर्ड क्षमता है जो एक शासक के लिए सभी घरेलू संसाधनों को जुटाने और उन्हें आवंटित करने के लिए एकदम सही थी। उदाहरण के लिए, वह अपने सिस्टम का उपयोग करके दक्षिण से उत्तर की ओर लोहे की खदान जैसे संसाधनों को स्थानांतरित कर सकता है। इसीलिए इसका उल्लेख किया गया है कि मोकिंगडम द्वारा लोहे की खदान पर कब्जा करने के बाद ये ढह गई। 200,000 सैनिकों की सेना दफन हो गई और ग्रैंड जनरल की खाद्य आपूर्ति हवा में गायब हो गई। उनकी सेना राजधानी शहर के रास्ते में भूख से मर गई, कभी युद्ध में नहीं जा सकी। वह वही था जिसने अपने सिस्टम का उपयोग करके खाद्य आपूर्ति को स्थानांतरित किया था। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 2। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C2 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 2। कुछ ही देर में मो एम्पायर का दूत हॉल में हार हुई। मोकिंगडम के दूत किमू ने लिन बेइफान को प्रणाम करते हुए कहा, मोकिंगडम के दूत किमू जिया किंगडम के महामहिम को अपना सम्मान देते हैं। आपके स्वास्थ्य, दीर्घायु और आपके राज्य के लिए चिरस्थायी स्थिरता की कामना है। लिन बेइफान ने सीधे मुद्दे पर कहा, धन्यवाद। मोकिंगडम के राजदूत, आप इस यात्रा पर यहाँ क्यों आए हैं?
मो राज्य के दूत किमू ने आवाज में कहा, एशिया राज्य के महाराज, मैं अपने सम्राट के आदेश पर सहमति लेकर आया हूँ। सबसे पहले, आपके सिंहासन पर आसन का जश्न मनाने के लिए, दूसरा, हमारे दोनों देशों के बीच मैत्री संधि करने के लिए, और तीसरा, आपके साथ व्यावसायिक लेन देन का प्रस्ताव बनाए रखने के लिए। मो राज्य के सम्राट की मित्रता प्राप्त हो गई है। अब तीसरे मामले पर चर्चा करते हैं। मो राज्य के सम्राट मेरे साथ किस तरह का व्यवसाय करना चाहते हैं? लिन बेईफान ने कहा। हॉल में स्टूडेंट छा गया। हर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि वे सभी जानते थे कि तीसरी बात ही उनका असली मकसद था। मो किंगडम के दूत ने जोर से कहा, जिया किंगडम के महामहिम, हमारे मो किंगडम में हमेशा के लिए आयरन की कमी रही है। इसलिए हमें हथियार देने पड़े हैं। ये हमारे सम्राटों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय आ रहा है। इसलिए महामहिम को उम्मीद है कि जिया किंगडम में 100 आयरन की खदानें और आसपास के 3 सौली जमीन मो किंगडम को पुरस्कृत करने के लिए तैयार किया जाएगा। बदले में मो किंगडम विश्वसनीयता का एक ऐसा संकेत पेश जो निश्चित रूप से आप चाहते हैं। जैसे ही ये शब्द बोले, दरबार में उपस्थित सभी नागरिकों और सैन्य अधिकारियों के व्यवहार बदल दिए गए और वे एक स्वर में चले गए। तारा की दुकान कैसे हुई? ये सुझाव कि हमारा देश अपना भाग छोड़ दे, क्या यही आपकी कथित विश्वसनीयता है? तुम जहां से आए हो वहां चलो, वापस जाओ। हमारा जिया साम्राज्य कभी नहीं होगा। मो साम्राज्य का दूत अविचलित रहा, बल्कि लिन बेईफान को शांति से देखा जा रहा है। लिन बेईफान ने अपनी इनिशियल सिकोड ली। जॉर्जो लोमाइन 2 देशों की सीमा पर स्थित है, इस कारण अक्सर उनके बीच मालदीव की स्थिति पैदा हो जाती है और यहाँ तक कि 2 छोटे युद्ध भी हो जाते हैं। अंत में इस पर जिया साम्राज्य ने कब्जा कर लिया, लेकिन मो साम्राज्य पर कब्जा कर लिया गया। स्पष्टतः उनका उद्देश्य साम्राज्य के अंदर के लाभ के लिए लौह अयस्क का खनन करना था। लिन बेईफान ने कोल्ड स्वर में कहा, मोस्टेट के दोस्त, तुम्हारी मांग बहुत ही अशिष्ट है। अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? जिया साम्राज्य के महामहिम किमू आपको सहमत होने की सलाह देते हैं। ये दोनों नमूने के लिए अद्भुत होंगे, अन्यथा हमारे पास वॉर के मैदान में मीटिंग के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। कृपया ध्यान दें, जिया साम्राज्य के महामहिम। मो साम्राज्य के दूत ने अपने चेहरे पर उपनाम और निशान दिया। तारा की दुकान कैसे हुई? वास्तव में महामहिम को खतरनाक देने के लिए अधिकारियों ने एक बार फिर से हंगामा किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन बेईफान ने अपना हाथ हिलाया और शांत भाव से कहा, मेरे प्यारे मंत्रियों, शांत रहो। पहले हम सुने कि मो किंगडम हमारे देश की लौह खदान के बदले में किस तरह की ईमानदारी देने को तैयार है। जिया साम्राज्य के महामहिम समझदार हैं, तो मैं खुलकर बोलूंगा। मो साम्राज्य के दूत ने ऊंची आवाज में कहा, सबसे पहले, हमारा मो साम्राज्य 300,000 टैल चांदी देने को तैयार है। लिन बेईफान ने व्यंग्य किया, हालांकि हमारी हुआजो लौह खदान बड़ी नहीं है, लेकिन ये सालाना 100,000 टैल का लौह अयस्क पैदा करती है। हर साल बनने वाले हथियारों से हजारों लोग लैस हो सकते हैं, जिससे हमारे देश की सैन्य शक्ति में काफ़ी इजाफा होगा। मो किंगडम से आप सिर्फ 300,000 टैल खर्च करके हुआजो लौह खदान हासिल करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक सपना है, एक पागल आदमी का भ्रम है। महामहिम बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोहे की खदान को मात्र 300,000 टैल चांदी के बदले में देने की बात सोचना पूरी तरह से बेतुकी बात है। ये स्पष्ट है कि वे संकट के समय हमारा फायदा उठाना चाहते हैं। यहाँ तक कि 10 लाख टैल चांदी के लिए भी हम कभी सहमत नहीं होंगे। जिया साम्राज्य के महामहिम, कृपया जल्दबाजी न करें, हमारे पास देने के लिए और भी बहुत कुछ है। मो किंगडम के दूत किमू ने आगे कहा, 500,000 टैल चांदी, 500,000 टैल सफ़ेद चांदी के अलावा हमारा मो किंगडम 2 मिलियन जिन अनाज भी देने को तैयार है। TLN 1 जिन इक्वल 0.6 किग्रा। लिन बेईफान की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। यद्यपि हमारे देश की भूमि बंजर है और उसमें अनाज की कमी है, फिर भी हमारे देश की लौह खदान के बदले 2 मिलियन जिन अनाज का उपयोग करने का विचार बिल्कुल असंभव है। ये सही है, हमें व्यापार नहीं करना चाहिए। ये हमारे राष्ट्र की नींव है, इसके बदले में कोई भी अनाज उचित नहीं है। महाराज बुद्धिमान हैं। इसके अलावा हमारा मो किंगडम उत्तम जेड रुई की एक जोड़ी, 20 उच्च गुणवत्ता वाले अगेट, 100 ड्रैगन आई मोती और 1000 टैल सोना पेश करने के लिए तैयार है, जिसका कुल मूल्य 200,000 टैल तक पहुंच जाएगा। मो किंगडम के दूत ने कहा। लिन बेईफान कुछ हद तक क्रोधित था। क्या आपको लगता है कि मैं एक ऐसा आदमी हूं जो विलासिता का लालच करता है? ये चीज़ें जो आप लाते हैं मेरी आत्मा को भ्रष्ट करने और मेरे महान चरित्र को कलंकित करने के अलावा और क्या उपयोग करती हैं? इसलिए मैं कभी सहमत नहीं होऊंगा। महामहिम सही कह रहे हैं, हम कभी सहमत नहीं होंगे। चाहे वे कुछ भी प्रस्ताव दें, हम सहमत नहीं होंगे। हमारा क्षेत्र नहीं छोड़ा जा सकता। अधिकारीगण हंगामा कर रहे थे और समझौता करने से इनकार कर रहे थे। इस भव्य माहौल में मो किंगडम के दूत को ठंड का एहसास हुआ। उसकी आवाज़ में जोर था, फिर भी थोड़ी घबराहट थी। जिया किंगडम के महामहिम, हमने इतनी बड़ी रियायतें देकर अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन पहले ही कर दिया है। अगर आप फिर भी सहमत होने से इनकार करते हैं, तो क्या आपको युद्ध की संभावना से डर नहीं लगता?
हमारे देश की 200,000 की सेना पहले से ही सीमा पर तैनात है, जो किसी भी समय ज़िया किंगडम पर आक्रमण करने के लिए तैयार है। क्या तुम वाकई धमकियों का सहारा ले रहे हो? लिन बेइफान ने ठंडी हंसी निकाली, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं दिखा और उसने पलटकर कहा, जाओ मो किंगडम के सम्राट से कहो, अगर युद्ध की नौबत आती है तो ऐसा ही हो। क्या वह वाकई सोचता है कि मैं उनसे डरूंगा? महाराज बहुत बुद्धिमान हैं, अधिकारियों ने एक स्वर में कहा। इस समय लिन बेइफान के बारे में हर किसी की धारणा बदल गई थी। उन्होंने यह आशा नहीं की थी कि यह युवा सम्राट, जो अभी अभी सिंहासन पर बैठा था, मो साम्राज्य के दूतों की धमकियों और प्रलोभनों के सामने अडिग रहेगा तथा पूरे समय एक अडिग और दृढ़ चरित्र का प्रदर्शन करेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि ज़िया साम्राज्य एक दृढ़ और प्रबुद्ध शासक के उदय का गवाह बनने वाला था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रधानमंत्री और ग्रैंड जनरल ने उच्च ड्रैगन सिंहासन पर लिन बेइफान को बड़ी संतुष्टि के साथ देखा। बड़े भाई, ज़िया साम्राज्य को अब आशा है। लिन बेइफान ने अपना हाथ मेज पर पटक दिया और उठ खड़ा हुआ। उसकी उपस्थिति ने उसे आदेश दिया, मो किंगडम, तुम्हारे पास जो भी तरकीबें बची हैं उन्हें सामने लाओ। अगर मैं थोड़ा भी भौहें सिकोड़ता हूं तो मैं सच्चा आदमी नहीं हूं। महामहिम बुद्धिमान हैं, अधिकारियों ने एक बार फिर प्रशंसा में सिर झुकाया। मो राज्य के दूत ने अपने दिल में अनिच्छा के साथ कहा, पहले तो हमने मो राज्य की सबसे खूबसूरत महिला को आपके सामने पेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब यह अनावश्यक लगता है। किमू विदा लेगा? रुको, लिन बेइफान ने पुकारा। मो राज्य के दूत ने असमंजस में पूछा, ज़िया राज्य के महाराज, क्या कुछ और भी है? लिन बेइफान ने पूछा, मो साम्राज्य की पहली सुंदरता जिसका आपने उल्लेख किया, क्या वह वांग जियांगजुन है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह ऐसी सुंदरता रखती है जो चंद्रमा को भी ढक सकती है और फूलों को भी शर्मिंदा कर सकती है? वास्तव में उसके बारे में क्या? मो राज्य का दूत और भी अधिक हैरान था। लिन बेइफान खुश होकर बैठ गया, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आपका मो किंगडम वास्तव में ईमानदारी दिखाएगा और इस तरह के खजाने को छोड़ने के लिए तैयार होगा। मुझे यह उपहार बहुत पसंद है। ये सिर्फ एक लोहे की खान है, चलो विनिमय करते हैं। नागरिक और सैन्य अधिकारी आश्चर्य से चिल्ला उठे, भाड़ में जाओ। मो किंगडम के दूत ने प्रतिध्वनित किया, FC के विजिट नो वी 3 पाउंड्स। एनकॉम नए नॉवेल्स के लिए। हर कोई पूरी तरह से अचंभित था। इतनी सारी बातचीत के बाद मैंने सोचा कि आप एक मजबूत और बुद्धिमान सम्राट हैं, लेकिन ये सोचना कि आप इतनी आसानी से सुंदरता के प्रति आकर्षित हो जाएंगे, ये बहुत अप्रत्याशित है। और आपने इतनी आसानी से सहमति दे दी, इसने सभी को पूरी तरह से चकित कर दिया। मो किंगडम का दूत अभी भी अचंभित है। हकलाते हुए वह पूछता है, ज़िया किंगडम के महामहिम, क्या आप गंभीर हैं? क्या आप हमारे मो किंगडम की नंबर 1 सुंदरी वांग जियांगजुन के लिए हुआज़ोलॉह खदान का व्यापार करने को तैयार हैं? लिन बेइफान ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, सम्राट कभी हल्के में बात नहीं करता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं। मो राज्य के दूत ने बार बार अपने हाथ हिलाए और अपना मुंह खोलकर कहा, तो फिर हमारा समझौता हो गया है। रुको, तुम उन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते जिन पर हम पहले सहमत हुए थे। लिन बेइफान ने जोर से चिल्लाया, मुझे चांदी चाहिए, मुझे अनाज चाहिए, सोना चाहिए और गहने भी चाहिए जो तुमने पेश किए हैं। मुझे ये सब चाहिए, एक भी चीज़ कम नहीं। हाँ हाँ हाँ, ज़िया साम्राज्य के महामहिम। मो साम्राज्य के दूत ने जल्दी से जवाब दिया। अंततः अधिकारियों को होश आया और वे चिंतित होकर बोले, महाराज, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 3। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C3। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 3। लिन बेइफान ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, और क्यों नहीं? एक मंत्री ने ऊंची आवाज में कहा, महाराज, ये हमारी जमीन है। हमारा क्षेत्र किसी को नहीं दिया जा सकता। मंत्री लियू, आप सही कह रहे हैं। मातृभूमि वास्तव में नहीं छोड़ी जानी चाहिए। हालांकि मो किंगडम बहुत ज्यादा पेशकश कर रहा है। लिन बेइफान ने अपने हाथ की लहर से बड़े गर्व से इशारा किया, मात्र 300 वर्ग मील जमीन, अगर वे चाहते हैं तो उन्हें दे दी जाए। एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने खड़े होकर कहा, लेकिन महाराज, वह स्थान एक लोहे की खदान है। यदि मो साम्राज्य को लोहे की खदान मिल जाती है तो वे लगातार हथियार बनाने में सक्षम हो जाएंगे, जिससे हमारे ज़िया साम्राज्य को खतरा पैदा हो जाएगा। कृपया पुनर्विचार करें, महाराज। नए उपन्यास अध्याय 9 वेल्थ बिन CO पर प्रकाशित किए गए हैं। लिन बेइफान ने हंसते हुए कहा, मंत्री हुआंग, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें लोहे की खदान भी मिल जाए तो भी उन्हें हथियार बनाने में सालों लग जाएंगे। इस बीच अब हमारे पास सीधे खरीदने के लिए पैसे हैं, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। क्या ये बेहतर नहीं है? एक तीसरा मंत्री खड़ा हुआ, लिन बेइफान की नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, क्या आपको एक महिला के लिए अपना क्षेत्र छोड़ने के कारण अनंत बदनामी झेलने का डर नहीं है? लिन बेइफान ने इस पर हंसते हुए कहा, उन्हें जैसा चाहे वैसा गाली देने दो, वे बस खट्टी बातें कर रहे हैं।
अगर ऐसा हुआ तो मैं उन सभी का सिर कलम करवा दूंगा और देखूंगा कि कौन मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में गपशप करने और बुरा भला कहने की हिम्मत करता है। महाराज, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिकारी उससे विनती करते रहे, लेकिन लिन बेईफान क्रोधित हो गया। जो कोई भी विरोध करने की हिम्मत करेगा, मैं उसे उसके कार्यालय से हटा दूंगा। एक क्षण के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया, मानो बर्फ से ठंड लग गई हो, और सभी अधिकारियों ने अपने मुंह बंद कर लिए। उन्होंने प्रजा के रूप में अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर लिया था और अपनी भूमिका निभा चुके थे। यदि आप हठी बने रहते हैं तो यह उनकी गलती नहीं है, बल्कि यह मूर्ख राजा की गलती है, जो अकेले ही अपनी मर्जी से काम कर रहा है, और इसका नुकसान उसे ही होगा, उन्हें नहीं। महाराज, मुझे कुछ कहना है। पूरे दरबार में एक ऊंची आवाज गूंजी। लिन बेईफान ने अपना सिर घुमाया और क्रोध से भरकर कहा, प्रधानमंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री शियाओ गोलियांग ने बिना किसी डर के लिन बेईफान की नज़रों का सामना किया और झुककर कहा, महाराज, ख्वाजों लौह खदान न केवल हमारे देश के भूभाग का हिस्सा है, बल्कि यह हमारी सेना के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान भी है। इसके लिए जिया साम्राज्य के अनगिनत युवाओं ने जमकर लड़ाई लड़ी थी, जिसमें हमारे राष्ट्र की नींव शामिल थी, और इसका व्यापार नहीं किया जा सकता। मैं महाराज से अपने आदेश पर पुनर्विचार करने की विनती करता हूँ। लिन बेईफान गुस्से से भड़क उठे, प्रधानमंत्री, क्या अब मेरे शब्दों का कोई महत्व नहीं रह गया है? मेरे राज्यारोहण के बाद मैंने सबसे पहले यही मामला देखा था, और आप मेरा विरोध करने की हिम्मत कर रहे हैं। आपकी उम्र और पिछले एहसानों के भरोसे क्या आपको लगता है कि मैं आपसे बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता? प्रधानमंत्री ने ऊंची आवाज में कहा, आपका सेवक जिया साम्राज्य के प्रति वफादार है, आपके महामहिम के प्रति वफादार है, और उसके मन में कोई गलत इरादा नहीं है। मैं महामहिम से स्पष्ट विवेक की प्रार्थना करता हूँ। लिन बेईफान क्रोध से कांप उठा, ठीक है, मैं आपकी वफादारी का सम्मान करूंगा। आज से आप प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से मुक्त हो गए हैं। मेरे प्यारे चाचा, आपने अपने जीवन का आधा समय मेहनत करके बिताया है, अब आपके लिए आराम करने का समय है। प्रधानमंत्री शियाओ गोलियांग का चेहरा पीला पड़ गया। सम्राट ने वास्तव में उसे उसके पद से बर्खास्त कर दिया था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह सम्राट के पिता का शपथबद्ध भाई था, वह एक तरह से उसका नामात्र का चाचा था, जिसने उसके बड़े होने तक उसकी देखभाल की थी, और फिर भी वह उसके हृदय में एक कटु एवं अवर्णनीय दुख उमड़ पड़ा। पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। सम्राट ने वास्तव में प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया था। आपको ये समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री जियो सम्राट का दाहिना हाथ है, जो दरबार के प्रशासन में अपरिहार्य है। क्या ऐसा करके सम्राट वास्तव में अपना ही हाथ नहीं काट रहा है? महामहिम, ये राज्य के मामलों में मजाक नहीं किया जाता। लिन बेईफान ने गुस्से में कहा, जो कोई भी मेरे विरोध की हिम्मत करेगा, उसका पद छीन लिया जाएगा। अधिकारी एक बार फिर चुप हो गए। प्रधानमंत्री की बर्खास्तगी वास्तव में उनके लिए अच्छी बात थी। ग्रैंड जनरल चाई यूलांग बोलना चाहते थे, लेकिन जियो गोलियांग को अपना सिर हिलाते और उनकी ओर इशारा करते देखकर वह अपनी हताशा को निगलकर पीछे हट गए। लिन बेईफान ने ऊंची आवाज में घोषणा की, मो साम्राज्य के दूतों, एक बार जब आप वादा किया गया सोना, चांदी, जवाहरात, अनाज और प्रति व्यक्ति कर राजधानी शहर में पहुंचा देंगे, तो मैं, जैसा कि सहमति हुई थी, लोहे की खदान आपको सौंप दूंगा। हाँ, जिया साम्राज्य के महामहिम। अदालत की बैठक समाप्त हो गई, लेकिन अंदर घटी घटनाएं शीघ्र ही बाहर फैल गईं। क्या महामहिम वास्तव में सुंदरता के लिए हुआ जो लोहायस्क खदान को सौंप रहे हैं? ये राज्य की अपेक्षा सौंदर्य को तरजीह देने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लोहे की खदान के बिना हमारी सैन्य शक्ति निश्चित रूप से काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी, और लोहे की खदान के साथ मो किंगडम की शक्ति अनिवार्य रूप से तेजी से बढ़ेगी, जिससे एक बड़ा खतरा पैदा होगा। इतना सरल तर्क महामहिम कैसे नहीं समझ सकते? वह शायद वासना में अंधा हो गया होगा और इतनी कम उम्र में प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ होगा। इसी कारण से वफादार प्रधानमंत्री को भी बर्खास्त कर दिया गया। ऐसा लगता है जैसे वह अपने ही रिश्तेदारों को नहीं पहचानता। कैसा मूर्ख शासक है! जिया साम्राज्य बर्बाद हो गया है। नागरिक बहुत चिंतित थे, कुछ तो पलायन पर भी विचार कर रहे थे। आखिर एक मूर्ख शासक के शासन में भविष्य क्या हो सकता है? पड़ोसी राज्य के राजाओं, अधिकारियों और आम लोगों को जल्दी ही इस मामले का पता चला, और उन्होंने लिन बेईफान को एक मूर्ख शासक के रूप में उपहास किया, जो अपने राज्य से अधिक सुंदरता को प्यार करता था, और कहा कि जिया साम्राज्य ऐसे शासक के हाथों नष्ट हो जाएगा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मो साम्राज्य के शाही महल के अंदर। मो साम्राज्य के सम्राट बहुत खुश हुए। क्या जिया साम्राज्य वास्तव में हमें लौह खदान सौंपने के लिए सहमत हो गया है? महाराज, ये सच है। जिया साम्राज्य से आया राजनयिक पत्र आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। मो साम्राज्य के दूत ने दोनों हाथों से सम्मानपूर्वक पत्र प्रस्तुत किया। मो साम्राज्य के सम्राट ने इसे खोला और बहुत संतुष्ट दिखे। ये सच लगता है। हालांकि मुझे इस पर संदेह है। मेरे वफादार विषय, मुझे ठीक ठीक बताओ कि उस समय क्या हुआ था। हाँ महाराज, मो साम्राज्य के दूत ने तुरंत ही विस्तार से सारी घटना बता दी। मो राज्य के सम्राट ने ध्यानपूर्वक सुना। जब दूत ने बोलना समाप्त किया तो वह मुस्कुराया और बोला, महाराज, पहले तो जिया साम्राज्य के सम्राट सहमत नहीं हुए।
लेकिन जब इस विनम्र सेवक ने मो साम्राज्य की सबसे खूबसूरत महिला वांग जियांगजुन को पेश करने की पेशकश की तो उन्होंने तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। भले ही सभी नागरिक और सैन्य अधिकारियों ने इसका विरोध किया, लेकिन वह अपने फैसले पर आगे बढ़े। इस वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री जियाओ बोलियान को भी बर्खास्त कर दिया। ऐसा लगता है कि यह युवा सम्राट बहुत ही व्यभिचारी है, मो साम्राज्य के सम्राट ने तिरस्कार के साथ कहा। एक स्त्री के लिए अपना क्षेत्र त्याग कर वह महानता प्राप्त नहीं कर सकेगा। महाराज, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं, मो राज्य के दूत ने सहमति में सिर झुकाया। मो साम्राज्य के सम्राट ने अपने हाथ पीछे करके अहंकार से घोषणा की, चूंकि वह ये चाहता है तो चलो ये सब उसे दे दें। जिस दिन हम लोहे की खदान हासिल कर लेंगे वह हमारे मो साम्राज्य का उदय होगा। किसी भी जटिलता से बचने के लिए जैसे ही सौदा पूरा हो जाएगा, सीमा पर हमारी 200,000 मजबूत सेना लोहायस्क खदान पर तुरंत कब्जा कर लेगी। तब तक भले ही वे इसे वापस लेना चाहें, वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। महाराज सचमुच बुद्धिमान हैं, मो राज्य के दूत ने पुनः प्रशंसा में सिर झुकाया। इस प्रकार मो साम्राज्य ने तुरंत सोना, चांदी, जवाहरात, अनाज और अन्य आपूर्ति इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उन्हें जिया साम्राज्य की राजधानी शहर में ले जाया गया। लिन बेईफान को यह पुष्टि करने के लिए केवल एक नज़र की आवश्यकता थी कि सब कुछ सही था। आखिरकार उसके मस्तिष्क में एक एम्पायर सैंडबॉक्स था जिससे सभी घरेलू सामग्री और संसाधन उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट थे। उसे और अधिक आकर्षित करने वाली बात थी उसकी आंखों के सामने छिपी हुई सुंदरता। हालांकि वह उसका चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन उसकी त्वचा जैड की तरह सफ़ेद और चिकनी थी, उसके बाल झरने की तरह नीचे गिर रहे थे और उसका शरीर सुंदर और आकर्षक था। वह निस्संदेह एक अद्भुत सुंदरता वाली महिला थी। इसके अलावा उससे एक अजीब सी खुशबू आ रही थी जो ताजगी देने वाली और प्रलोभन से भरी हुई थी। लिन बेईफान ने दिलचस्पी से कहा, क्या आप मो किंगडम की प्रसिद्ध नंबर 1 सुंदरी वांग जियांगजुन हैं? हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 4। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C4 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 4। हाँ महाराज, वांग जियांगजुन ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। मैं वांग जियांगजुन हूँ, आपकी सेवा में महामहिम। अपना चेहरा दिखाओ और मुझे दिखाओ, लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसा कि आप आदेश देते हैं महाराज। वांग जियांगजुन ने थोड़ा संकोच किया, फिर धीरे से अपने चेहरे से पर्दा उठाया, जिससे एक ऐसा चेहरा सामने आया जो जेड प्लेट की तरह अति सुंदर था, ऐसी सुंदरता जो साम्राज्यों को पलट सकती थी। लिन बेईफान ने हंसते हुए कहा, वाकई एक नाजुक और प्यारा चेहरा है। अपने आकर्षण के साथ आप वास्तव में मो किंगडम में सबसे बड़ी सुंदरता का खिताब पाने की हकदार हैं। हालांकि जो बात मुझे हैरान करती है वह यह है कि आप एक आम आदमी के रूप में जन्म लेने के बावजूद अविवाहित कैसे रह पाईं। जैसा कि कहा जाता है, सुंदरता परेशानी का कारण भी बन सकती है। सुंदर होना कोई दोष नहीं है, लेकिन स्वयं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त साधन न होने पर ऐसी सुंदरता विपत्ति को आकर्षित कर सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह विनम्र लड़की स्वर्ग के प्रलय सितारे के तहत पैदा हुई है। वांग जियांगजुन ने दुखी भाव से कहा, मेरे जन्म के बाद से मेरी माँ प्रसव में जटिलताओं के कारण मर गई। जब मैं 3 साल का था तो मेरे पिता भी बीमारी के कारण मर गए, जिससे मुझे सहारे के लिए केवल अपनी दादी और 2 बड़े भाइयों पर निर्भर रहना पड़ा। लेकिन अफसोस, किस्मत ने इस विनम्र लड़की का साथ नहीं दिया। जब यह विनम्र लड़की 7 साल की थी तब उसकी दादी बीमारी से गुजर गईं। 11 साल की उम्र में उसका दूसरा भाई लकड़ी काटने के लिए गहरे पहाड़ों में चला गया और आखिरकार एक विशाल काले भालू ने उसे मार डाला। जब ये साधारण लड़की 12 साल की थी तो उसके बड़े भाई ने उसकी शादी तय कर दी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके परिवार पर विपत्ति आ पड़ी। एक डाकू ने उनकी सारी संपत्ति लूट ली और उन्हें मारकर चुप करा दिया। जब ये साधारण लड़की 13 साल की थी तो उसके बड़े भाई ने उसकी दूसरी शादी तय कर दी और 2 दिन के भीतर ही उस परिवार को भी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। अंधविश्वास से सहमत न होते हुए उसके बड़े भाई ने एक और शादी तय कर दी और एक बार फिर उस परिवार को विपत्ति का सामना करना पड़ा। add latest ch 8 no val bin co only। इसके अलावा बचपन से ही जो भी पुरुष इस विनम्र लड़की के करीब जाने की कोशिश करता था उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। ऐसा ही हुआ, हर कोई कहने लगा कि यह मामूली लड़की स्वर्ग की विनाशक तारा है, आपदा का अग्रदूत है, और वे उससे दूर रहने लगे मानो उन्हें अपनी जान का डर हो। सौभाग्य से उसके पास अभी भी उसका बड़ा भाई था जिसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन फिर 2 साल पहले उसका बड़ा भाई भी, वांग जियांगजुन ने दुख से रोते हुए कहा, वह भी गंभीर बीमारी के कारण मुझे छोड़कर चले गए। लिन बेईफान ने सुना और सहानुभूति से भर गया। वास्तव में उसका भाग्य बहुत कठिन है, जिससे वह मिलती है वह हर किसी को अपशकुन में डाल देता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह अब तक सुरक्षित रूप से जीने में सफल रही है। आखिर इस सामंती युग में हर कोई भाग्य में दृढ़ विश्वास रखता है।
कौन बिना किसी कारण के किसी विपत्ति स्टार को भड़काना चाहेगा। सुंदरता महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। लिन बेइफान ने वांग जियांगजुन को सहारा दिया। तो ये बात है, तुमने इतने सालों तक कष्ट झेले हैं। आज से तुम मेरी संगिनी बनोगी और मैं इस दुनिया में तुम्हारा एकमात्र रिश्तेदार रहूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग जियांगजुन चौंक गया। लेकिन महाराज, यह विनम्र लड़की स्वर्ग के प्रलय सितारे के तहत पैदा हुई है। मुझे डर है कि मैं आपको ला सकता हूँ। लिन बेइफान जोर से हंसने लगा। मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये तुम्हारा भाग्य है जो कठिन है या मेरा उससे भी कठिन है। बोलने के बाद उन्होंने वांग जियांगजुन को उठाया। महाराज, वांग जियांगजुन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह हकलाने लगी। रुको, एक और बात का ध्यान रखना है। लिन बेइफान के दिमाग में हलचल मच गई और एम्पायर सैंडबॉक्स उसके विचारों में प्रकट हुआ। इसके बाद उन्होंने हुआझोउ लौह खदान के नीचे से सारा लौहयस्क निकाला और उसे दूसरी पर्वत श्रृंखला में ले गए। अब जब कार्य पूरा हो गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिन बेइफान ने वांग जियांगजुन को अपनी बाहों में पकड़ लिया और ड्रैगन बेड की ओर दौड़ा। कृपया महाराज, दया करें। उस रात गुकिन और से की ध्वनियां एक हो गईं और ड्रैगन और फीनिक्स शुभ नृत्य कर रहे थे। इस बीच प्रधानमंत्री शियाओ गोलियांग और ग्रैंड जनरल चाई ह्यूलांग अपने अपने अध्ययन में मदिरापान कर रहे थे। प्रधानमंत्री शियाओ गोलियांग ने थोड़े लाल चेहरे और धुंधली निगाहों के साथ गहरे दुख के साथ कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे मेरे पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा, और महामहिम द्वारा भी। फिर भी मैं पूरे दिल से राज्य के लिए समर्पित रहा हूं और मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। एक महिला की खातिर वह न केवल राज्य को त्यागने के लिए तैयार है, बल्कि मुझे बर्खास्त करने के लिए भी तैयार है। आह, मेरा दिल दुखता है। ग्रैंड जनरल चाई ह्यूलांग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। ये केवल इतना ही कहा जा सकता है कि महामहिम युवा और उतावले हैं, क्षण भर के लिए जुनून में अंधे हो गए हैं, हमारे वास्तविक इरादों की सराहना करने में असमर्थ हैं। हालांकि उनके बुजुर्गों के रूप में हमें उन्हें और समय देना चाहिए, वे अंततः समझ जाएंगे। चलो आशा करते हैं कि ऐसा ही हो। बहुत हो गई बातें, चलो पीते हैं। हाँ, शराब पीना। एक बार शराब पीने से हजारों चिंताएं दूर हो जाती हैं, ग्रैंड जनरल ने जोर से कहा। तभी लियू नपुंसक आ गया। प्रधानमंत्री और ग्रैंड जनरल दोनों बहुत आश्चर्यचकित हुए। ग्रैंड जनरल ने पूछा, आप क्यों आए हैं? क्या आपको शाही महल में महामहिम की सेवा में नहीं होना चाहिए था? ये तो महाराज ही हैं जिन्होंने मुझे भेजा है, लियू नपुंसक ने मुस्कुराते हुए कहा। महाराज ने तुम्हें भेजा है? दोनों वृद्ध मंत्री चकित रह गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर भी ये ग्रैंड जनरल ही था जिसने पूछा, महामहिम ने आपको किस कारण से बुलाया है? यह कोई गंभीर बात नहीं है, महाराज ने मुझे सिर्फ प्रधानमंत्री के साथ शराब पीने के लिए बुलाया है। नपुंसक लियू ने कहा। उसने बढ़िया शराब का जार पकड़ा हुआ था और एक तरफ स्टूल पर बैठ गया और नशे में धुत प्रधानमंत्री की ओर मुस्कुराहट के साथ देखा। ग्रैंड जनरल हैरान होकर बोला, क्या बस इतना ही है? इसका कोई और मतलब नहीं है? तस्क, तुम बड़े मूर्ख हो, क्या तुम सुन नहीं सकते कि इसका क्या मतलब है? प्रधानमंत्री अचानक हंस पड़े, अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए। इस बूढ़े आदमी के साथ शराब पीने के लिए महामहिम का इरादा माफी मांगने का है, अब समझे? ओह, तो यही इसका मतलब है। इस बूढ़े आदमी को एक पल के लिए भी समझ नहीं आया। ग्रैंड जनरल को अचानक एहसास हुआ और वह जोर से हंसने लगा। ऐसा लगता है कि महामहिम को अभी भी आपकी परवाह है, ये जानते हुए कि वह गलत था, इसलिए उसने विशेष रूप से यूनुच लियू को सुधार करने के लिए भेजा। ओल्ड जियाओ, अब आप आराम से रह सकते हैं, है ना? नपुंसक लियू ने बार बार सिर हिलाया। महामहिम का यही मतलब था, लेकिन कुछ बातें सीधे सीधे कहना अच्छी नहीं होती। ऐसा लगता है कि महामहिम के दिल में अभी भी मैं बसा हुआ हूँ, अब मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। बात बस इतनी सी है कि उस समय कोर्ट में मैंने महामहिम की बात का खंडन किया था, और महामहिम युवा और उतावले थे, इसलिए वे पद नहीं छोड़ सकते थे, जिसकी वजह से मुझे यह विपत्ति झेलनी पड़ी। मैं वाकई गलत था। अगर मुझे पता होता तो मुझे कोई दूसरा रास्ता चुनना चाहिए था, प्रधानमंत्री ने कुछ शर्मिंदा होते हुए कहा। ग्रैंड जनरल ने कहा, ओल्ड जियो, वाकई दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। आखिरकार महामहिम बड़े हो गए हैं और उनकी अपनी राय है। अब जब आपको बर्खास्त कर दिया गया है और आप घर पर हैं, तो बस कुछ दिनों के लिए अच्छी तरह से आराम करें। कौन जानता है, कुछ दिनों में महामहिम आपको वापस बुला सकते हैं। तुम सही हो, चलो पीते हैं। पीना। उन तीनों ने शराब के बर्तन गले लगा लिए और खूब शराब पी। चूंकि मो साम्राज्य ने व्यापार समझौते को पूरा करते हुए ज़िया साम्राज्य की राजधानी में पहले से ही सभी वादा की गई आपूर्ति पहुंचा दी थी, इसलिए लौह खदान में तैनात ज़िया साम्राज्य के सैनिक और मजदूर तुरंत वापस चले गए और मो साम्राज्य ने तुरंत उनकी जगह लेने के लिए 200,000 की सेना भेज दी। मो साम्राज्य के लिए इस मामले के महत्व को देखते हुए वर्तमान क्राउन प्रिंस को इस मामले की देखरेख के लिए भेजा गया। मो किंगडम के क्राउन प्रिंस ने लंबे समय से वांछित लोहे की खदान को देखते हुए, जो आखिरकार उनके हाथों में आ गई थी, महत्वाकांक्षी रूप से घोषणा की, इस लोहे की खदान के साथ हमारा मो किंगडम निश्चित रूप से तेजी से बढ़ेगा और एक महान शक्ति बन जाएगा, और ज़िया किंगडम अंततः हमारे लोहे के खुरों के नीचे धूल में मिल जाएगा।
महाराज, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मोराज्य के सेनापतियों के चेहरे पर खुशी के भाव थे। खुदाई तुरंत शुरू करो, मोराज्य के युवराज ने ऊंची आवाज में आदेश दिया। हाँ महाराज, सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया। इस प्रकार मोराज्य की सेना और सैनिकों ने खदान में मोर्चा संभाला और लोहायस्क निकालने का काम शुरू कर दिया। हालांकि ठीक उसी समय जमीन कांपने लगी। धमाका, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 5। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C5 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 5। क्या हो रहा है? धरती अचानक क्यों हिलने लगी? क्या ये हमारे नीचे कोई ड्रैगन पलट रहा था? ये संभव नहीं होना चाहिए। मो साम्राज्य की 200,000 सैनिकों वाली सेना अराजकता में फंस गई। तभी लोहे की खदान के बीचों बीच अचानक एक जोरदार गर्जना हुई। जमीन फट गई और नीचे की ओर ढह गई, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। धूल तेजी से हवा में उठी, जिससे सूरज छिप गया और आसमान काला हो गया। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। पतन तेजी से अंदर से बाहर तक फैल गया। ऐसा लग रहा था मानो धरती ने अपना मुंह खोलकर बाहरी दुनिया की हर चीज को निगल लिया हो। धमाका, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। मोराज्य की सेना घबरा गई। आपदा आ गई। लोहे की खदान ढह गई। पतन इतना तेज है कि अपनी जान बचाने के लिए भागो। अगर हम अभी नहीं भागे तो हम मर जाएंगे। भागो, मदद करो। मोराज्य के महामहिम युवराज, जो कि किनारे पर खड़े थे, भी इस समय घबरा गए। महाराज, लोहे की खदान अचानक ढह गई है। स्थिति अत्यंत गंभीर है। हमें शीघ्रता से भागना होगा। मोकिंगडम के युवराज ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। ठीक है, जल्दी करें। महाराज, घोड़े पर सवारी करना बहुत धीमा है। मुझे आपको ले जाने की अनुमति दें। तत्काल ही एक इन्नेट विशेषज्ञ आगे बढ़ा, मो साम्राज्य के युवराज को अपनी पीठ पर उठा लिया और तेजी से बाहर की ओर भाग गया। उस समय मोराज्य की पूरी सेना बिना किसी चिंता के अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। हालांकि भागने की उनकी गति पहाड़ के ढहने की गति के सामने कुछ भी नहीं थी। अधिक से अधिक सैनिक और घोड़े, जो पर्याप्त तेजी से भागने में असमर्थ थे, गहरे गड्ढे में समा गए। उनका भाग्य अज्ञात था। गड़गड़ाहट की आवाज लगातार जारी रही, मानो आकाश से बिजली गिर रही हो। इस जबरदस्त शोरगुल के बीच निराशा से भरी मदद की पुकारें उठ रही थीं। लेकिन अब तो सबको अपनी जान बचाने की चिंता थी। दूसरों के बारे में कौन सोच सकता था? इस प्रकार अधिक से अधिक लोग इसका शिकार हुए। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लगभग आधे घंटे बाद ये सब खत्म हो गया। पूरा पर्वत गायब हो गया था। केवल धूल ही हवा में घूम रही थी। मोराज्य के युवराज ने अपने आसपास बचे हुए कुछ लोगों और अपने सामने बने विशाल गड्ढे को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई थी। वह गिर पड़ा और बुदबुदाया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ये शब्द कहने के बाद वह बेहोश हो गया। महारानी, कृपया जाग जाइए। महाराज। ये घटना पूरे देश में तेजी से फैल गई, जिससे दुनिया भर में हर कोई स्तब्ध रह गया। लोहायस्क की खदान ध्वस्त हो गई, जिससे मो साम्राज्य के 200,000 सैनिक दफन हो गए। ये भूमि अभी एक दिन पहले ही हस्तांतरित की गई है और ऐसी विचित्र घटना घट चुकी है। मोकिंगडम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने सोने, चांदी और जवाहरात में बहुत कुछ चुकाया। मोकिंगडम की सबसे खूबसूरत महिला का तो जिक्र ही नहीं किया। और अंत में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, सिवाय 200,000 सैनिकों को खोने के। ऐसा कहा जाता है कि मोकिंगडम के क्राउन प्रिंस मौके पर ही बेहोश हो गए। वह बेहोश कैसे नहीं हो सकता था? 200,000 सैनिक ऐसे ही चले गए। कौन सा देश इतना नुकसान सहन कर सकता है? दरअसल मो साम्राज्य की कुल सैन्य शक्ति केवल 600,000 है। बकवास। इस कदम से ज़िया साम्राज्य ने खूब कमाई की है। वास्तव में वे अमीर हो गए हैं। उनके पास पैसा, भोजन और सुंदर महिलाएं हैं और यहाँ तक कि सीमा पर खतरा भी समाप्त हो गया है। क्या ये हो सकता है कि स्वर्ग ज़िया साम्राज्य का पक्ष ले रहा है? ये भाग्य सचमुच स्वर्ग को चुनौती दे रहा है। पूरा मो साम्राज्य शोक में है, जबकि ज़िया साम्राज्य खुशी में है। ज़िया साम्राज्य के दरबार में अधिकारी स्तुति गीत गाते थे और सद्गुणों का बखान करते थे। महाराज, ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही मो साम्राज्य की 200,000 सैनिकों वाली सेना लोहे की खदान में घुसी, पतन हो गया। क्योंकि यह इतनी तेजी से हुआ कि मो साम्राज्य के 200,000 सैनिकों में से एक भी बचकर नहीं निकल पाया। वे सभी मारे गए और वहीं दफन हो गए। अंत में केवल मो किंगडम के युवराज और कुछ जनरल ही भागने में सफल रहे। मो किंगडम से खतरा बहुत कम हो गया है। महाराज, यह क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि स्वर्ग ज़िया साम्राज्य का पक्षधर है, कि स्वर्ग स्वयं हमारी रक्षा कर रहा है। स्वर्ग ज़िया राज्य का पक्षधर है। ये स्पष्ट रूप से स्वर्ग आपके महामहिम का पक्षधर है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप सही हैं। ये स्पष्ट है कि स्वर्ग आपकी कृपा दृष्टि कर रहा है।
स्वर्ग आपकी जय हो, महामहिम आपकी जय हो, जय हो, जय हो। चापलूसी की बाढ़ आ गई। लिन बेईफान को तब तक परेशान किया जब तक कि वह पूरी तरह भ्रमित नहीं हो गया, और इसलिए लिन बेईफान गर्व से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। हाँ मेरे प्यारे अधिकारियों, आप जो कहते हैं वह सच है, लेकिन चलो अब इसके बारे में बात नहीं करते। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, एक महान व्यक्ति हूँ जो आधार हितों से ऊपर उठ गया है, और मैं चापलूसी और चापलूसी की प्रशंसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए भविष्य में ध्यान दें और बस थोड़ी तारीफ करें, वह पर्याप्त होगा। बहुत ज़्यादा और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ हाँ। अधिकारियों ने अपना सिर झुका लिया और अपनी आंखें फेर लीं, उनके हृदय उपहास से भर गए। छी, वह खुद को एक ईमानदार व्यक्ति कहने का साहस करता है। एक महान व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो आधारभूत हितों से ऊपर उठ गया है और दावा करता है कि वह चापलूसी और चापलूसी भरी प्रशंसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारा मुंह इस तरह मुस्कुराहट से मुड़ गया है कि तुम अपनी आंखें भी नहीं खोल सकते। सबसे पहले हमसे ये कहने से पहले अपने चेहरे का भाव ठीक कर लें। हालांकि लिन बेईफान के सामने जो सम्राट हैं वे केवल उत्सुकता से कह सकते थे, हाँ महामहिम। लिन बेईफान ने विजयी भाव से हंसते हुए कहा, अब कौन ये कहने की हिम्मत करता है कि मैं राज्य की अपेक्षा सुंदरियों को तरजीह देता हूँ? कौन मुझे मूर्ख सम्राट कहने की हिम्मत करता है? जाहिर है मेरे पास दूरदर्शी बुद्धि है, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही लोहे की खदान की असली कीमत देख ली थी। इसीलिए मैंने दुश्मन को जाल में फंसाने के लिए वह जमीन छोड़ दी। अब क्या तुम्हें समझ में आया कि मैंने कितनी मेहनत की है? हाँ हाँ। अधिकारियों ने एक बार फिर मन ही मन उपहास किया। मैं एक पल के लिए भी तुम पर विश्वास नहीं करता। ये स्पष्ट है कि सुंदरता के प्रति आपकी लालसा ही थी जिसने आपको भूमि सौंपने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जैसा कि बाद में पता चला, यह एक वरदान साबित हुआ। कितना मूर्ख भाग्य, महामहिम बुद्धिमान हैं, अधिकारियों ने एक बार फिर एक स्वर में कहा। लिन बेईफान गर्व से हंसते रहे, हाँ हाँ। पूरा दरबार उसकी अहंकारपूर्ण हंसी से भर गया। अधिकारी अंदर से बहुत असहज महसूस कर रहे थे। बेहतर है कि इसे अनकहा ही रहने दिया जाए। इस सामग्री का स्रोत NOVL/N। हंसने के बाद लिन बेईफान ने अपना गला साफ किया और पूरी गंभीरता से कहा, ठीक है, अब गंभीर मामलों पर चर्चा करने का समय आ गया है। अब मोकिंगडम ने 200,000 सैनिकों को खो दिया है, जिससे उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर हो गई है। ये हमारे जिया किंगडम के लिए एक ईश्वरीय अवसर है। मैंने मो किंगडम पर आक्रमण करने, शहरों को जीतने और हमारे क्षेत्र का विस्तार करने के लिए 200,000 सैनिकों को भेजने का फैसला किया है। मेरे वफादार मंत्रियों, आपके क्या विचार हैं? हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 6। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C6 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 6। सभी अधिकारी अचंभित रह गए। ऐसे समय में मो साम्राज्य पर हमला करने के लिए सेना भेजना। यद्यपि मो साम्राज्य ने 200,000 सैनिक खो दिए थे, फिर भी उनके पास 400,000 सैनिक बचे थे, जो कि उनके जिया साम्राज्य के कुल सैनिकों की संख्या से भी अधिक था। 400,000 की सेना के विरुद्ध 200,000 सैनिकों का उपयोग करना, क्या ये चट्टान पर अंडा फेंकने जैसा नहीं था? इसके अलावा देश इस समय शोक में है, दुख में है। अब उन्हें भड़काना क्या मुसीबत को आमंत्रित करना नहीं है? अगर वे अपना गुस्सा आप पर नहीं निकालेंगे तो फिर किस पर निकालेंगे? क्या यह ऐसा प्रश्न है जो मानव मस्तिष्क के दिमाग में आ सकता है? महाराज, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अधिकारियों ने घबराकर विनती की। लिन बेईफान ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? एक बुजुर्ग मंत्री आगे आए, महाराज, हालांकि मो किंगडम ने 200,000 सैनिक खो दिए हैं, फिर भी वे मजबूत और अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। उन्हें भड़काना कमजोर स्थिति से मजबूत पर हमला करना होगा, जो बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। कृपया पुनर्विचार करें, महाराज। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही दुश्मन मजबूत है और हम कमजोर हैं, मो किंगडम की सुरक्षा अभी खाली है, उनके द्वार खुले हैं। ये हमारी सेना के लिए सही समय है कि जब वे कमजोर हों तब हमला करें। अगर हम अभी अपनी सेना नहीं भेजेंगे तो फिर कब? दूसरे वरिष्ठ अधिकारी ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, मो साम्राज्य ने अभी अभी 200,000 सैनिकों की हानि झेली है और राष्ट्रीय शोक की अवधि में है। अगर हम अभी अपने सैनिकों को भेजेंगे तो यह एक अन्यायपूर्ण युद्ध होगा और हम युद्ध शुरू होने से पहले ही कमजोर हो जाएंगे। इसके अलावा वे निश्चित रूप से अपने दुख और क्रोध को शक्ति में बदल देंगे और उनका मनोबल बहुत बढ़ जाएगा। हमारे द्वारा मो साम्राज्य को हराने की संभावना बहुत कम है, इसलिए कृपया महाराज इस पर 3 बार विचार करें। लिन बेईफान ने व्यंग्य करते हुए उत्तर दिया, ये कैसा अन्यायपूर्ण युद्ध है? मो साम्राज्य के वे 200,000 लोग जो हुआजो लौह खदान में दबे पड़े हैं, वे स्पष्ट रूप से ईश्वरीय दंड से मारे गए हैं। स्वर्ग भी उन्हें सहन नहीं कर सकता।
इस प्रकार हम धर्मी सेना हैं। हम अधर्मियों के विरुद्ध स्वर्गीय प्रतिशोध के एजेंट के रूप में युद्ध में जाते हैं। इस युद्ध में विजय निश्चित है। तीसरे वरिष्ठ अधिकारी ने खड़े होकर कहा, महाराज, हमारी राष्ट्रीय शक्ति कमजोर है और जीत या हार की परवाह किए बिना जल्दबाजी में युद्ध करने से निश्चित रूप से भारी नुकसान होगा। एक बार जब हमारी राष्ट्रीय शक्ति कम हो जाएगी तो दूसरे देश हमारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे और हमें बहुत देर हो जाएगी। महाराज, कृपया इस पर 3 बार विचार करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन बेइफान ने जोर से कहा, यह ठीक है कि हमारी राष्ट्रीय शक्ति कमजोर है, इसलिए मैं युद्ध छेड़ना चाहता हूं। एक बार जब हम मो किंगडम के क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो क्या हमारी राष्ट्रीय शक्ति मजबूत नहीं हो जाएगी? आप इतनी सरल सच्चाई को कैसे नहीं समझते? महाराज, सभी अधिकारी उसे मनाने की कोशिश करने लगे। लिन बेइफान ने हाथ हिलाकर उसे खारिज कर दिया। उसका गुस्सा उबल रहा था और उसने कहा, बस अब बहुत हो गया, मैंने मन बना लिया है। अगर किसी ने एक और शब्द बोला तो मैं उसे उसके पद से हटा दूंगा। सभी अधिकारी चुप हो गए क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि एक मूर्ख राजा के कारण अपनी सरकारी हैसियत गंवाना उचित नहीं है। हालांकि एक आदमी अडिग रहा। वह व्यक्ति वर्तमान ग्रैंड जनरल चाई युलांग था। वह गर्व से खड़ा था, उसकी आवाज में स्पष्ट और मजबूती थी। महाराज, हमें इस युद्ध में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले, हालांकि मो किंगडम ने 200,000 सैनिक खो दिए हैं, फिर भी वे हमसे ज्यादा मजबूत हैं। इस समय युद्ध में जाना हमारे देश के लिए बेहद नुकसानदेह है। दूसरा, मो किंगडम अब अपने दुख और गुस्से में एकजुट है। अगर हम अब उन पर हमला करते हैं तो हम अनिवार्य रूप से उनके क्रोध का कारण बनेंगे। दुश्मनों का मनोबल ऊंचा और हमारा कम होने के कारण ये लड़ाई बेहद प्रतिकूल होगी। तीसरा, हमारे देश की राष्ट्रीय शक्ति कमजोर है और उथल पुथल का सामना नहीं कर सकती। बड़े पैमाने पर युद्ध, चाहे जीत हो या हार, अनिवार्य रूप से भारी नुकसान का कारण बनेगा। इसलिए देश और जनता के हित में मैं महामहिम से अनुरोध करता हूं कि इस आदेश को रद्द कर दें। लिन बेइफान गुस्से में था। ऐसा लगता है कि मेरे शब्दों का अब कोई महत्व नहीं रह गया है ना? आप सभी मेरा विरोध करते हैं, यहाँ तक कि जिस ग्रैंड जनरल पर मैं सबसे अधिक भरोसा करता हूँ उसने भी मेरे खिलाफ बोला है। अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे चाचा, आपको अब ग्रैंड जनरल के रूप में सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। घर जाकर आराम करें। ग्रैंड जनरल चाई युलांग का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आंखें अविश्वास से भर गईं। महामहिम, आपने? अन्य नागरिक और सैन्य अधिकारी भी आश्चर्यचकित थे। क्या उनके सम्राट ने वास्तव में ग्रैंड जनरल को बर्खास्त कर दिया था? ये ज्ञात होना चाहिए कि ग्रैंड जनरल चाई युलांग जिया साम्राज्य के 2 स्तंभों में से एक थे, जिन्हें प्रधानमंत्री जियाओ बोलियान के साथ जिया साम्राज्य के जुड़वां नायकों के रूप में जाना जाता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने सदैव पूरी सेना का नेतृत्व परिश्रम और निष्ठा के साथ किया था। वे एक दुर्लभ और वफादार व्यक्ति और एक अच्छे सेनापति थे। आप आसानी से सिंहासन पर आसीन हो सके, इसमें उनके प्रयासों का बहुत बड़ा योगदान है। और फिर भी आपने बिना कुछ सोचे उसे बर्खास्त कर दिया। लिन बेइफान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके चेहरे पर भावशून्य भाव था। वह बोला, अंकल चाय, अब आप ग्रैंड जनरल नहीं हैं। कृपया सैन्य टोकन सौंप दें। मेरे लिए इसे मुश्किल मत बनाइए। महाराज, क्या आप सचमुच मुझे मेरे पद से हटाना चाहते हैं? ग्रैंड जनरल ने कहा। उसका चेहरा सदमे से भर गया। शासक मजाक में बात नहीं करता। क्या आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? लिन बेइफान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, V is it N0 V L/B opening parenthesis I closing parenthesis opening parenthesis and closing parenthesis .co for the BS novel reading experience से। ग्रैंड जनरल ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं और जब उन्होंने उन्हें फिर से खोला तो उनकी आंखें रक्तरंजित नसों और आंसुओं से भरी हुई थीं। थोड़ा कांपते हुए उन्होंने सैन्य टोकन निकाला और झुकते हुए कहा, अगर मेरे स्वामी मेरी मृत्यु चाहते हैं तो मेरे पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चूंकि महाराज सैन्य टोकन वापस लेना चाहते हैं, इसलिए मैं उनकी बात मानूंगा। हालांकि मुझे एक और बात कहनी चाहिए, इस युद्ध को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, अन्यथा ये राष्ट्र के पतन का कारण बन सकता है। कृपया महाराज, इस पर 3 बार विचार करें। अंकल, अब आप ग्रैंड जनरल नहीं रहे, इसलिए आपको इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वापस जाओ और अपनी अच्छी तरह से योग्य सेवानिवृत्ति का आनंद लो। लिन बेइफान ने सैन्य टोकन को पकड़ते हुए नागरिक और सैन्य अधिकारियों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, इससे कोई बच नहीं सकता। आप में से जो भी मेरे लिए इस युद्ध को लड़ने की क्षमता और आत्मविश्वास रखता है, आगे बढ़ो और स्वयंसेवक बनो। अधिकारियों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं दिखाई। आखिरकार इस लड़ाई को जीतने की संभावना बहुत कम थी और हार का मतलब न केवल भारी सैन्य क्षति थी, बल्कि उनके जीवन को भी खतरा था। वे सभी अनुभवी दरबारी थे, वे लोग नहीं थे जो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करें। तभी उसी समय एक जवान मोटा सेनापति, जिसके पेट पर गोलमटोल और गाल फूले हुए थे, पीछे से खड़ा हुआ और कुछ उत्साह के साथ बोला, महाराज, आपका विनम्र सेवक युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व करने और महाराज के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए तैयार है। एक बहादुर योद्धा को आगे बढ़ते देखना दुर्लभ है। लिन बेइफान ने दिलचस्पी से उसकी ओर देखा।
मैं तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? महामहिम, विनम्र सेवक अनलुशान। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 7। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C7 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 7। लिन बेईफान को आश्चर्य हुआ, ये नाम थोड़ा अशुभ लग रहा था। TLN URL एक विद्रोही जनरल। दूसरे व्यक्ति की कदकाठी को फिर से देखने पर यह नाम से पूरी तरह मेल खाता था और लिन बेईफान को और भी अधिक आशंका महसूस हुई। क्या ये सचमुच वह ऐतिहासिक व्यक्ति हो सकता है? क्या आपका नाम सचमुच अनलुशान है? लिन बेईफान ने पूछा। उस आदमी ने सिर झुकाया, हाथ जोड़कर अभिवादन किया और कहा, मैं आपकी महारानी को धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? इस विनम्र सेवक का नाम वास्तव में अनलुशान है। ये नाम मेरे माता पिता ने दिया है। क्या मैं आपकी महारानी से पूछ सकता हूँ कि क्या इसमें कुछ गलत है? अनलुशान को बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे हमेशा यह एहसास होता था कि सम्राट की उस पर नज़र कुछ अलग, भयावह रूप से अस्थिर करने वाली थी। लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे बस ये नाम पसंद है। लिन बेईफान अपने शाही आसन पर लौट आया, अपने सामने खड़े उस व्यक्ति को बड़ी दिलचस्पी से देखा जो उसकी याददाश्त से किसी से मिलता जुलता था और मुस्कुराया। सभी नागरिक और सैन्य अधिकारियों के बीच मैं उन लोगों की बहुत सराहना करता हूं जो खुद की सिफारिश करने की हिम्मत करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप। हालांकि क्या आपके पास कोई सैन्य उपलब्धि या क्षमता है? खुलकर बोलो, अन्यथा मैं अपने सैनिकों को आपको नहीं सौंप सकता। अनलुशान ने जोर से कहा। महाराज, इस विनम्र सेवक ने बचपन से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है और वर्तमान में उसके पास प्रथम श्रेणी के शीर्ष विशेषज्ञ की ताकत है, जो जन्मजात स्तर से केवल आधा कदम दूर है। इस विनम्र सेवक के मजबूत शरीर से मूर्ख मत बनो। ये सब प्रशिक्षण के कारण है और युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व करने में बाधा नहीं डालता है। साधारण ब्लेड मुझे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके अलावा इस विनम्र सेवक ने बचपन से ही सैन्य रणनीतियों का अध्ययन किया है, 8 साल तक सेना में रहा है और वर्तमान में मार्शल वर्चू जनरल का पद रखता है, 5000 सैनिकों की कमान संभालता है और राजधानी शहर के उत्तर पश्चिम की रखवाली करता है। मैं हमेशा महान कार्य करने के लिए उत्सुक रहा हूं और मैं महामहिम से इस विनम्र सेवक को यह अवसर देने के लिए कहता हूं। इस समय ग्रैंड जनरल चाई युलांग ने कहा, महाराज, ये व्यक्ति सैन्य रणनीतियों में पारंगत है, बहादुर है और लड़ाई में अच्छा है और 10,000 लोगों का दुश्मन है। वह वास्तव में एक दुर्लभ सैन्य प्रतिभा है जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के योग्य है। इस बिंदु पर लिन बेईफान को अपने सैनिकों को तैनात करने से रोकना असंभव था, इसलिए हताहतों और नुकसान को कम करने के लिए एकमात्र विकल्प उसे एक सक्षम जनरल से मिलवाना था। लिन बेईफान ने स्वीकृति में ताली बजाई और कहा, बहुत बढ़िया। यहाँ तक कि अंकल चाई भी आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ऐसा लगता है कि आप वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। बहुत बढ़िया। मैं आपको अस्थायी रूप से उत्तरी रक्षा के जनरल, 3रे दर्जे के अधिकारी का पद प्रदान करूंगा और आपको 200,000 सैनिकों की कमान सौंपूंगा। मोकिंगडम को जीतने और एक विशाल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए तुरंत निकल पड़ो। आपके विजयी वापसी पर मैं आपको आपकी योग्यता के अनुसार पुरस्कृत करूंगा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अनलुशान बहुत खुश हुआ और बोला, महाराज, आपकी महान कृपा के लिए धन्यवाद। यह विनम्र सेवक निश्चित रूप से आपकी उम्मीदों को निराश नहीं करेगा। अनलुशान ने सैन्य चिन्ह लिया, तुरंत अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और भव्य तथा प्रभावशाली तरीके से मो साम्राज्य की ओर प्रस्थान किया। इस बीच ये खबर कि लिन बेईफान मो साम्राज्य पर हमला करने के लिए सेना भेज रहा है, पूरे देश में तेजी से फैल गई। हर कोई दंग रह गया। क्या वे इस समय मो साम्राज्य पर हमला करने के लिए सेना का नेतृत्व करने के लिए पागल हो गए हैं? ये स्पष्ट है कि वे आक्रमण करने से स्वयं को रोक नहीं सके, क्योंकि उन्होंने देखा कि मो राज्य की सेनाएं कमजोर हो गई हैं तथा भारी क्षति के बाद उसकी सुरक्षा कमजोर हो गई है। लेकिन क्या मो साम्राज्य को जीतना इतना आसान है? भले ही उन्होंने 200,000 सैनिक खो दिए हों, फिर भी उनके पास 400,000 सैनिक बचे हैं, जो हमारे ज़िया साम्राज्य की कुल सेना से भी ज्यादा है। वे राष्ट्रीय शोक की स्थिति में हैं, गहरे दुख में हैं। अब उन्हें भड़काना क्या मौत को आमंत्रित करना नहीं है? मैं, एक आम आदमी जो सैन्य रणनीति के बारे में कुछ नहीं जानता, ये बता सकता हूं कि मो किंगडम को हराना आसान नहीं है। उन पर हमला करने से निश्चित रूप से भारी नुकसान होगा। ऐसा निर्णय कौन सा मूर्ख लेगा? मैंने सुना है कि सेना भेजने के लिए उन्होंने राष्ट्र के स्तंभ ग्रैंड जनरल चाई युलान को भी बर्खास्त कर दिया था। हे भगवान, गद्दी पर बैठने के कुछ ही दिनों बाद उसने राज्य के दोनों स्तंभों को पहले ही बर्खास्त कर दिया है। ये पूरी तरह से अराजकता है। वास्तव में एक मूर्ख शासक, एक महान मूर्ख शासक। नए नॉवेल्स के लिए 3 पाउंड्स एनकॉम पर विजिट करें। ऐसे मूर्ख शासक के साथ ज़िया साम्राज्य के लिए कोई आशा नहीं है। सभी ने अपना सिर हिलाया और आह भरी।
ग्रैंड जनरल के निवास के सामने बुजुर्ग प्रधानमंत्री शियाओ गोलियांग ने ग्रैंड जनरल के पास जाकर उत्सुकता से कहा, महामहिम ने मो किंगडम पर हमला करने के लिए सेना भेजी है, जो स्पष्ट रूप से चट्टानों पर अंडे फेंकने जैसा है। आपने उन्हें इसके खिलाफ सलाह क्यों नहीं दी? ग्रैंड जनरल ने अपने हाथ फैलाए, उनके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। मैंने उन्हें पहले ही सलाह दे दी है और इसीलिए मुझे मेरे पद से हटा दिया गया है और यहाँ तक कि मेरा सैन्य टोकन भी वापस ले लिया गया है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी निराश हूँ। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या तुम्हें भी बर्खास्त कर दिया गया? बूढ़ा प्रधानमंत्री दंग रह गया। ग्रैंड जनरल ने सिर हिलाया और आह भरी। अब हमें क्या करना चाहिए? इस युद्ध में जीतने की संभावना बहुत कम है। अगर हम जीत गए तो सब ठीक है, लेकिन अगर हम हार गए तो यह एक ऐसी आपदा होगी जिसे कभी नहीं भरा जा सकता। बूढ़ा प्रधानमंत्री बहुत चिंतित था। क्यों न हम सब साथ में महल में चलें और महामहिम को मनाने की कोशिश करें? चिंता मत करो, वह अभी कुछ भी नहीं सुनेगा। बूढ़े जनरल ने कमजोरी से हाथ हिलाया। चलो, इस समय ज्यादा नहीं सोचते। अब मैं बस नशे में धुत होना चाहता हूँ। आओ, इस बूढ़े आदमी को उसके साथ शराब पिलाओ। आगामी युद्ध की खबर भी शीघ्र ही मो साम्राज्य तक पहुंच गई। शाही महल के अंदर मो साम्राज्य के सम्राट को झटका लगा और वह क्रोधित हो गया। उसने खड़े होते ही अपना हाथ मेज पर पटक दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? एक छोटा सा राज्य इस समय हमारे देश पर हमला करने के लिए सेना भेजने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या वे वास्तव में सोचते हैं कि मो साम्राज्य असुरक्षित है और उसे धमकाना आसान है? मंत्रीगण केवल एक व्यंग्यात्मक मुस्कान ही दे पाए। महाराज, आपका विनम्र सेवक भी असमंजस में है। ऐसे नाजुक क्षण में वे सेना भेजने की हिम्मत क्यों करेंगे? कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। लेकिन वास्तव में उन्होंने पहले ही अपनी सेना भेज दी है और सीमा के निकट पहुंच रहे हैं। स्थिति अत्यंत गंभीर है। बिना किसी हिचकिचाहट के मो साम्राज्य के सम्राट ने आदेश दिया, तुरंत सेना जुटाओ और सेनापतियों को भेजो। मेरे लिए 200,000 सैनिक नहीं, बल्कि 300,000 सैनिक इकट्ठा करो ताकि एक करारा झटका दिया जा सके। मैं उसके सभी 200,000 सैनिकों को पकड़ना चाहता हूँ। हाँ महाराज, अधिकारियों ने एक स्वर में उत्तर दिया। तभी बाहर से एक जरूरी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट, तत्काल समाचार। जिया साम्राज्य की 200,000 की सेना ने पहले ही अपना हमला शुरू कर दिया है और 2 शहर गिर गए हैं। मो साम्राज्य के सम्राट और उनके मंत्री हैरान और निराश हो गए। इतनी जल्दी? हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 8। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C8 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 8। हमें ये समझना होगा कि युद्ध छेड़ना कोई मामूली बात नहीं है। जैसा कि कहावत है, सेना के आगे बढ़ने से पहले रसद सामग्री पहले पहुंचनी चाहिए। परसों जिया साम्राज्य के सम्राट ने सैनिकों को केवल कूच करने का आदेश दिया था और केवल रसद तैयार करने में ही 2 से 3 दिन लगेंगे। उसके बाद उन्हें ले जाने में 3 से 4 दिन लगेंगे। इसके अतिरिक्त सैनिकों का मनोबल बढ़ाना और उन्हें तैनाती के लिए तैयार करना भी जरूरी है। युद्ध के मैदान में उतरने के बाद सैनिकों को स्थानीय वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए एक और समायोजन किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि युद्ध शुरू होने से पहले उन्हें पूरी तरह से आराम मिल जाए। कुल मिलाकर इसे तैयार होने में 1 सप्ताह से कम समय नहीं लगेगा। फिर भी हमें अभी खबर मिली है कि उन्होंने पहले ही हमला शुरू कर दिया है। ये हड़ताल कितनी जरूरी थी? क्या यह मामला सचमुच ऐसा है? मो राज्य के सम्राट ने उत्सुकता से पूछा। महाराज, ये बिल्कुल सच है। महाराज को धोखा देने की मेरी हिम्मत कैसे हुई? दूत सेनापति ने तत्काल उत्तर दिया। मो साम्राज्य के सम्राट ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और जोरदार आवाज में घोषणा की, अब देर करने का समय नहीं है। हमारे दुश्मनों को करारा झटका देने के लिए तुरंत 300,000 की सेना बुलाओ। लेकिन महामहिम, एक जनरल ने झुकते हुए कहा, हमारे 300,000 सैनिक पूरे देश में फैले हुए हैं। उन्हें इकट्ठा करने में 3 से 4 दिन लगेंगे और मुझे डर है कि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मो साम्राज्य के सम्राट ने दहाड़ते हुए कहा, तो अब तुम्हारे पास और क्या योजना है? जिया साम्राज्य की सेना पहले से ही आक्रामक है। तुरंत जाओ और जितनी जल्दी हो सके सैनिकों को जुटाओ। अगर वे राजधानी शहर तक पहुंच गए तो तुम सभी के सिर कट जाएंगे। हाँ महाराज, दरबारी भयभीत होकर पीछे हट गए। मो राज्य की सेना को जिया राज्य की सेनाओं के क्रूर अग्रिम का सामना करने के लिए बुलाया जा रहा था। इस बीच अनलुशान जिया साम्राज्य की 200,000 की सेना का नेतृत्व कर रहा था और शहरों और क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर रहा था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चूंकि मो राज्य के 200,000 सैनिक लोहे की खदान में दबे हुए थे, इसलिए इस सीमा पर रक्षा गंभीर रूप से कमजोर हो गई थी। पर्याप्त सैन्य शक्ति का अभाव था और वापस लड़ने में असमर्थ थी, जिससे जिया राज्य की सेना लगातार क्षेत्र पर कब्जा करने में सक्षम हो गई।
इस प्रकार जिया साम्राज्य की विशाल सेना बिना रुके विजयी होकर आगे बढ़ी। एक दिन से भी कम समय में उन्होंने 4 शहरों पर कब्जा कर लिया और जिया साम्राज्य की सीमा को 50 मील से अधिक उत्तर की ओर धकेल दिया। एनलुशान बहुत उत्साहित था। सैनिकों, चलो हम अपना हमला जारी रखें। अगर हम 3 दिनों के भीतर मो किंगडम के 15 शहरों पर कब्जा कर लेते हैं तो हम अपने देश की सीमा को 200 मील उत्तर की ओर धकेल देंगे। हाँ जनरल, सैनिकों ने एक स्वर में उत्तर दिया। लेकिन इस समय अधीनस्थ जनरलों में से एक ने झिझकते हुए कहा, लेकिन जनरल, हम दिन रात लड़ रहे हैं, सभी सैनिकों को आराम की ज़रूरत है। इसके अलावा हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास भोजन की आपूर्ति नहीं है। ये वास्तव में एक समस्या है, लेकिन हमारे पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एनलुशान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, हमारे रवाना होने से पहले मुझे महामहिम से निर्देश मिले थे कि इस सैन्य अभियान में हमें बिना रुके जितनी जल्दी हो सके और जितनी दूर तक संभव हो हमला करना चाहिए। वर्तमान उपन्यासों का अनुसरण करें। नन OV3LBNCO। जनरल, अगर मुझे बारी से बाहर बोलने की इजाज़त हो तो। अधीनस्थ सेनापति फुसफुसाया, क्या महाराज लापरवाह नहीं हो रहे हैं? कौन इस तरह युद्ध लड़ता है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन सैन्य आदेशों की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए, एनलुशान ने आह भरते हुए कहा। एक अनुभवी कमांडर होने के नाते वह इतनी लापरवाही से युद्ध छेड़ने के परिणामों को कैसे नहीं जान सकते थे। एक बार जब खाद्यान्नों की आपूर्ति बाधित हो जाती है और सैनिक थक जाते हैं तो इस युद्ध में हार अपरिहार्य हो जाती है। लेकिन अभी अभी ग्रैंड जनरल नियुक्त होने और सैनिकों की कमान मिलने के कारण उनकी नींव बहुत कमजोर थी, इसलिए उनके पास आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एनलुशान ने एक पल के लिए सोचा और फिर उसे एक विचार सूझा। चलो ऐसा करते हैं, हम अपनी 200,000 की सेना को 2 समूहों में विभाजित करेंगे, एक आराम करने के लिए और दूसरा लड़ाई जारी रखने के लिए। हम उनके बीच बारी बारी से काम करेंगे, आगे पीछे। आराम करने वाला समूह प्रावधानों के परिवहन में सहायता कर सकता है। इस दृष्टिकोण के साथ हम निरंतर ताकत के साथ लड़ने में सक्षम होंगे। इस समय यही एकमात्र काम है जो हम कर सकते हैं। अधीनस्थ जनरल ने सहमति में सिर हिलाया। अब चूंकि मो साम्राज्य की सुरक्षा इतनी कमजोर है कि मात्र 100,000 की सेना के साथ भी हम उन्हें कुचल सकते हैं। एनलुशान ने उन 1 लाख सैनिकों को हल्के से थपथपाया जो अभी भी अपनी लड़ाकू शक्ति बनाए हुए थे, अपनी तलवार को ऊंचा उठाया और चिल्लाया, साथी सैनिकों, युद्ध में मेरे पीछे आओ, अब गौरव प्राप्त करने और अपनी छाप छोड़ने का समय है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ जनरल, सैनिकों ने एक स्वर में उत्तर दिया। इस प्रकार जिया साम्राज्य की सेना ने शहरों पर विजय प्राप्त करने और क्षेत्रों पर कब्जा करने का अपना अभियान जारी रखा। दूसरी ओर मो साम्राज्य ने तत्काल सैनिकों को तैनात किया और जिया साम्राज्य में दूत भेजे। जिया साम्राज्य के दरबार में मो साम्राज्य के दूत किमू ने जोर से सवाल किया, जिया साम्राज्य के महामहिम, हमने पहले ही एक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे और हमारे राष्ट्र ने लोहे की खदान के बदले में एक निश्चित कीमत चुकाई थी। अब आपने इसे बलपूर्वक वापस ले लिया है और हमारे क्षेत्र पर आक्रमण किया है। आप अपने वचन से पीछे हट गए हैं, अपने वादों को धोखा दिया है और एक शासक के रूप में अपने कर्तव्यों में विफल रहे हैं। लिन बेईफान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मो किंगडम के दूत, आप अपने शब्दों से बहुत आगे निकल गए हैं। ये कैसा विश्वासघात है और अपने शब्दों से पीछे हटना। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। जहां तक हुआ जो लौह खदान की बात है, मैं इसे हमेशा तुम्हारे लिए अलग रखूंगा और तुम जब चाहो इसे ले जा सकते हो। जहां तक अन्य स्थानों की बात है, हमने कोई अनुबंध नहीं किया है, तो मुझे उन्हें अपने अधीन करने में क्या बुराई है? क्या तुमने भी ऐसा नहीं किया है? मो राज्य का दूत क्रोधित हुआ। आपने ये कहने की हिम्मत कैसे की कि आप लोहे की खदान हमारे पास रखेंगे और हम जब चाहें इसे ले सकते हैं? आपने हमारे क्षेत्र पर आक्रमण किया है और लोहे की खदान को घेर लिया है, अब हम इसे कैसे छीन सकते हैं? एक दूत के रूप में उन्होंने अनगिनत लोगों से मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी ऐसे बेशर्म व्यक्ति का सामना नहीं किया था। ऐसा लगता है कि आपके जिया साम्राज्य का अपने सैनिकों को वापस बुलाने का कोई इरादा नहीं है। क्या आपने कभी किसी को अपने मुंह में रखे मांस को थूकते हुए देखा है? बहुत बढ़िया, बस इतना ही कहना है। मो साम्राज्य के दूत ने आक्रोश से कहा, जिया साम्राज्य सम्राट, अभी के लिए अपनी जीत के क्षण का आनंद लें। जल्द ही आप मेरे मो साम्राज्य की भारी घुड़सवार सेना को देखेंगे जिसे आप भड़का नहीं सकते। मैं विदा लेता हूँ। लिन बेईफान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा। मो किंगडम के दूत को विदा करने के बाद लिन बेईफान का ध्यान एम्पायर सैंडबॉक्स की ओर गया। इस समय एम्पायर सैंडबॉक्स अब पहले जैसा नहीं रह गया था, यह उत्तर की ओर 50 मील से अधिक तक फैल गया था। इसके अलावा यह अभी भी लगातार बढ़ रहा था। लिन बेईफान की आंखें उत्साह से चमक उठीं। मैं अमीर बनने जा रहा हूँ। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 9।
जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C9 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 9। एम्पायर सैंडबॉक्स में कई संसाधन प्रकट हुए थे। वहां उपजाऊ खेत और उपजाऊ मिट्टी, कोयला खदानें, चूना पत्थर की खदानें, चांदी की खदानें, नमक की खदानें थीं। ये संसाधन मूल रूप से मोकिंगडम के थे, जो ज्यादातर भूमिगत दफन थे और दूसरों के लिए अज्ञात थे। हालांकि एक बार जब वे जिया किंगडम के क्षेत्र में शामिल हो गए, तो वे स्पष्ट रूप से लिन बेइफान के एम्पायर सैंडबॉक्स में दिखाई देंगे। एक बार जब वे एम्पायर सैंडबॉक्स में दिखाई दिए, तो वह उन्हें दूर ले जाने के लिए सैंडबॉक्स की क्षमताओं का उपयोग कर सकता था। अपने क्षेत्र का विस्तार करने की उनकी उत्सुकता वास्तव में इन संसाधनों के लिए थी। संसाधनों के रहते कोई राष्ट्र कैसे मजबूत नहीं हो सकता। इतनी बड़ी कोयला खदान, इसे हटाओ। चूना पत्थर की खान, ये भी अच्छी चीज़ है, इसे हटाओ। नमक की खान, इसे हिलाओ। उपजाऊ भूमि और उपजाऊ मिट्टी, मुझे भी यही चाहिए, इसे आगे बढ़ाओ। बकवास, यहाँ वास्तव में करोड़ों डॉलर की सोने की एक बड़ी खदान है, मेरे लिए ये कितना बड़ा सौदा है। हटो, ये सब मेरा है, इसे बाहर निकालो। हे। लिन बेइफान ने अथक परिश्रम करते हुए संसाधनों को जिया साम्राज्य के क्षेत्र में पहुंचाया। इस बीच अनलुशान ने अपनी विशाल सेना का नेतृत्व करते हुए अपनी विजयी प्रगति जारी रखी। 3 दिनों के बाद उन्होंने अंततः मो साम्राज्य के 15 शहरों पर कब्जा कर लिया, जिससे जिया साम्राज्य की सीमा 200 ली उत्तर की ओर बढ़ गई। TLN 1 ली = 0.5 किलोमीटर। एम्पायर सैंडबॉक्स के पैनल में भी बड़ा बदलाव आया। एम्पायर सैंडबॉक्स शुरुआती स्तर। प्रादेशिक क्षेत्र 360,000 वर्ग मील। कृषि योग्य भूमि 110,000 वर्ग मील। घरेलू संसाधन 51.5 मिलियन टेल, 1 लौह खदान, 2 कोयला खदान, 1 तांबा खदान। जनसंख्या 3.22 मिलियन। धनी लोग 1%, आम लोग 18%, गरीब लोग 71%। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सैन्य शक्ति 300,000, 2 इनेट विशेषज्ञ, 200 मार्शल कलाकार। व्यापक राष्ट्रीय शक्ति 445। लघु राज्य स्तर। सबसे पहले प्रादेशिक क्षेत्र के संबंध में इसका विस्तार 40,000 वर्ग मील तक हो गया है और कृषि योग्य भूमि 30,000 वर्ग मील तक बढ़ गई है, जिसका अर्थ है कि जिया साम्राज्य अब अधिक जनसंख्या को सहारा दे सकता है। घरेलू संसाधन 20 मिलियन टेल से अधिक बढ़ गए हैं, जो लगभग 2 गुना हो गया है। जनसंख्या और सैन्य शक्ति में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन समग्र राष्ट्रीय शक्ति में 100% की वृद्धि हुई है, जो लगभग 30% की वृद्धि है। इन कुछ ही दिनों में उनकी राष्ट्रीय शक्ति 30% बढ़ गई है। लिन बेइफान को ऐसा लगा जैसे वह अमीर हो गया हो। डिंग। जैसे जैसे खिलाड़ियों की राष्ट्रीय शक्ति बढ़ी है, आपकी ताकत भी उसी तरह बढ़ी है। शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक से सम्मानित 3 भाग मूल ऊर्जा पर लौटें। 3 भागों की मूल ऊर्जा में पवन देव पैर, बादल निवारक हथेली और ठंडी मुट्ठी शामिल है। जब इन तीनों को 3 भागों की मूल ऊर्जा में जोड़ा जाता है, तो इसका उपयोग निश्चित रूप से एक ऐसी शक्ति प्रदान करेगा जो स्वर्ग को झकझोर सकता है और आत्माओं को हिला सकता है। एक पल में इस मार्शल आर्ट तकनीक के रहस्य लिन बेइफान के दिमाग में विलीन हो गए। लिन बेइफान ने स्वयं शिक्षा प्राप्त की और इस अद्वितीय कौशल में निपुणता हासिल की। लिन बेइफान बहुत खुश था, ये शानदार है। 3 भागों की मूल ऊर्जा में वापसी के साथ मैं वास्तव में खुद को एक वास्तविक जन्मजात गुरु मान सकता हूँ, और मेरे पास इस अद्वितीय कौशल के साथ मैं उसी स्तर पर अजेय हूँ। हाँ। लिन बेइफान अपनी उपलब्धि से बहुत संतुष्ट था। अब समय आ गया है कि चीज़ों को समेट लिया जाए। लिन बेइफान ने एक शाही फरमान जारी किया और उसे तुरंत अनलुशान के पास भेज दिया, जो विदेश में अभियान चला रहे थे। लिन बेइफान का शाही फरमान प्राप्त करने के बाद एनलुशान बहुत खुश था, ये सोचकर कि लिन बेइफान ने उसकी प्रशंसा करने के लिए यह फरमान भेजा है। उसे उम्मीद थी कि वह अपने प्रयासों को दोगुना कर देगा, शहरों और क्षेत्रों को जीतना जारी रखेगा और साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करेगा। शाही फरमान पढ़ने के बाद मैं हवा में उलझा हुआ रह गया। क्या महामहिम वास्तव में चाहते हैं कि वे अपनी सेना वापस बुला लें और मूल राष्ट्रीय सीमाओं पर वापस लौटना तथा नए कब्जे वाले क्षेत्रों को मो साम्राज्य को वापस करना? एनलुशान पूरी तरह से सुन्न हो गया था। लिन बेइफान के युद्धाभ्यास से उसकी खोपड़ी में झुंझुनी हो रही थी। क्या ये सारी लड़ाई सिर्फ अकेलेपन के लिए थी? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सुन्न पड़े एनलुशान को देखकर अन्य सेनापति चिंतित हो गए। जनरल, महामहिम ने क्या कहा? सबसे अद्यतित समाचार N012NCO पर प्रकाशित हुए हैं। कृपया कुछ कहें। शाही फरमान में वास्तव में क्या कहा गया है? मुझे नहीं पता कि इसे कैसे कहूँ, आप सब खुद ही देख लें। अनलुशान ने आह भरी और शाही फरमान सबको थमा दिया। जब सेनापतियों और सैनिकों ने इसे पढ़ा तो वे सब हंगामा करने लगे। क्या महाराज हमें पीछे हटने का आदेश दे रहे हैं? क्या वह हमसे ये कह रहा है कि हम जो क्षेत्र जीत चुके हैं उसे मो किंगडम को वापस कर दें? हम उस क्षेत्र को कैसे वापस दे सकते हैं जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है? क्या ये शाही फरमान फर्जी है? एनलुशान ने गहरी सांस ली। पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस करते हुए उसने कहा, यह महामहिम द्वारा व्यक्तिगत रूप से जारी किया गया निर्देश है और इसे सैन्य पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापित किया गया है।
यह नकली कैसे हो सकता है? महामहिम वास्तव में चाहते हैं कि हम अपने सैनिकों को वापस बुलाएं और लड़ाई बंद करें। जनरल, क्या हम सचमुच पीछे हटने जा रहे हैं? क्या आप ऐसा करने में सक्षम हैं? जनरल, हमें क्या करना चाहिए? सेनापतियों और सैनिकों ने बोलना शुरू कर दिया। नवविजित भूमि को सौंपना कुछ ऐसा था जिसे वे स्वयं करने के लिए तैयार नहीं थे। हम और क्या कर सकते हैं? शाही हुक्म की अवहेलना नहीं की जा सकती। लुशान का स्वर अनिच्छा और लाचारी से भरा था। हमें पीछे हटना होगा। सेनापतियों और सैनिकों, मेरी आज्ञा मानो, पीछे हट जाओ। नया सैन्य आदेश पूरी सेना में फैल गया। इसके बाद आनलुशान ने विशाल सेना का नेतृत्व किया और तेजी से शिया साम्राज्य की मूल सीमा रेखा की ओर वापस लौट आए तथा मो साम्राज्य को वे 15 शहर और 40,000 वर्ग मील क्षेत्र वापस लौटा दिया जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। मो साम्राज्य, जिसने पहले से ही युद्ध के लिए एक बड़ी सेना तैयार कर रखी थी, अचंभित रह गया। हम सभी अंत तक लड़ाई के लिए तैयार थे, एक ऐसी लड़ाई जिसमें दोनों पक्ष नष्ट हो जाएंगे और मौत तक लड़ेंगे। फिर भी आप पीछे हट गए और यहाँ तक कि क्षेत्र भी लौटा दिया। इसका क्या मतलब है? हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों, मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 9। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C9 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 9। एम्पायर सैंडबॉक्स में कई संसाधन प्रकट हुए थे। वहां उपजाऊ खेत और उपजाऊ मिट्टी, कोयला खदानें, चूना पत्थर की खदानें, चांदी की खदानें, नमक की खदानें थीं। ये संसाधन मूल रूप से मो किंगडम के थे, जो ज्यादातर भूमिगत दफन थे और दूसरों के लिए अज्ञात थे। हालांकि एक बार जब वे जिया किंगडम के क्षेत्र में शामिल हो गए, तो वे स्पष्ट रूप से लिन बेइफान के एम्पायर सैंडबॉक्स में दिखाई देंगे। एक बार जब वे एम्पायर सैंडबॉक्स में दिखाई दिए, तो वह उन्हें दूर ले जाने के लिए सैंडबॉक्स की क्षमताओं का उपयोग कर सकता था। अपने क्षेत्र का विस्तार करने की उनकी उत्सुकता वास्तव में इन संसाधनों के लिए थी। संसाधनों के रहते कोई राष्ट्र कैसे मजबूत नहीं हो सकता? इतनी बड़ी कोयला खदान, इसे हटाओ। चूना पत्थर की खान, ये भी अच्छी चीज़ है, इसे हटाओ। नमक की खान, इसे हिलाओ। उपजाऊ भूमि और उपजाऊ मिट्टी, मुझे भी यही चाहिए, इसे आगे बढ़ाओ। बकवास, यहाँ वास्तव में करोड़ों डॉलर की सोने की एक बड़ी खदान है। मेरे लिए ये कितना बड़ा सौदा है। हटो, ये सब मेरा है, इसे बाहर निकालो। हे। लिन बेइफान ने अथक परिश्रम करते हुए संसाधनों को जिया साम्राज्य के क्षेत्र में पहुंचाया। इस बीच अनलुशान ने अपनी विशाल सेना का नेतृत्व करते हुए अपनी विजयी प्रगति जारी रखी। 3 दिनों के बाद उन्होंने अंततः मो साम्राज्य के 15 शहरों पर कब्जा कर लिया, जिससे जिया साम्राज्य की सीमा 200 ली उत्तर की ओर बढ़ गई। TLN 1 ली = 0.5 किलोमीटर। एम्पायर सैंडबॉक्स के पैनल में भी बड़ा बदलाव आया। एम्पायर सैंडबॉक्स शुरुआती स्तर प्रादेशिक क्षेत्र 360,000 वर्ग मील, कृषि योग्य भूमि 110,000 वर्ग मील, घरेलू संसाधन 51.5 मिलियन टेल, 1 लौह खदान, 2 कोयला खदान, 1 तांबा खदान, जनसंख्या 3.22 मिलियन, धनी लोग 1%, आम लोग 18%, गरीब लोग 71%। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन सैन्य शक्ति 300,000, 2 इनेट विशेषज्ञ, 200 मार्शल कलाकार। व्यापक राष्ट्रीय शक्ति 445, लघु राज्य स्तर। सबसे पहले प्रादेशिक क्षेत्र के संबंध में इसका विस्तार 40,000 वर्ग मील तक हो गया है और कृषि योग्य भूमि 30,000 वर्ग मील तक बढ़ गई है, जिसका अर्थ है कि जिया साम्राज्य अब अधिक जनसंख्या को सहारा दे सकता है। घरेलू संसाधन 20 मिलियन टेल से अधिक बढ़ गए हैं, जो लगभग दोगुना हो गया है। जनसंख्या और सैन्य शक्ति में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन समग्र राष्ट्रीय शक्ति में 100% की वृद्धि हुई है, जो लगभग 30% की वृद्धि है। इन कुछ ही दिनों में उनकी राष्ट्रीय शक्ति 30% बढ़ गई है। लिन बेइफान को ऐसा लगा जैसे वह अमीर हो गया हो। डिंग, जैसे जैसे खिलाड़ियों की राष्ट्रीय शक्ति बढ़ी है, आपकी ताकत भी उसी तरह बढ़ी है। शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक से सम्मानित 3 भाग मूल ऊर्जा पर लौटें। 3 भागों की मूल ऊर्जा में पवन देव पैर, बादल निवारक हथेली और ठंडी मुट्ठी शामिल है। जब इन तीनों को 3 भागों की मूल ऊर्जा में जोड़ा जाता है, तो इसका उपयोग निश्चित रूप से एक ऐसी शक्ति प्रदान करेगा जो स्वर्ग को झकझोर सकता है और आत्माओं को हिला सकता है। एक पल में इस मार्शल आर्ट तकनीक के रहस्य लिन बेइफान के दिमाग में विलीन हो गए। लिन बेइफान ने स्वयं शिक्षा प्राप्त की और इस अद्वितीय कौशल में निपुणता हासिल की। लिन बेइफान बहुत खुश था। ये शानदार है। 3 भागों की मूल ऊर्जा में वापसी के साथ मैं वास्तव में खुद को एक वास्तविक जन्मजात गुरु मान सकता हूँ, और मेरे पास इस अद्वितीय कौशल के साथ मैं उसी स्तर पर अजेय हूँ। हाँ, लिन बेइफान अपनी उपलब्धि से बहुत संतुष्ट था। अब समय आ गया है कि चीज़ों को समेट लिया जाए। लिन बेइफान ने एक शाही फरमान जारी किया और उसे तुरंत अनलुशान के पास भेज दिया, जो विदेश में अभियान चला रहे थे।
लिन बेईफान का शाही फरमान प्राप्त करने के बाद एनलुशान बहुत खुश था, ये सोचकर कि लिन बेईफान ने उसकी प्रशंसा करने के लिए यह फरमान भेजा है। उसे उम्मीद थी कि वह अपने प्रयासों को दोगुना कर देगा, शहरों और क्षेत्रों को जीतना जारी रखेगा और साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करेगा। शाही फरमान पढ़ने के बाद मैं हवा में उलझा हुआ रह गया। क्या महामहिम वास्तव में चाहते हैं कि वे अपनी सेना वापस बुला लें और मूल राष्ट्रीय सीमाओं पर वापस लौटना तथा नए कब्जे वाले क्षेत्रों को मो साम्राज्य को वापस करना? एनलुशान पूरी तरह से सुन्न हो गया था। लिन बेईफान के युद्धाभ्यास से उसकी खोपड़ी में झुंझुनी हो रही थी। क्या ये सारी लड़ाई सिर्फ अकेलेपन के लिए थी? पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सुन्न पड़े एनलुशान को देखकर अन्य सेनापति चिंतित हो गए। जनरल, महामहिम ने क्या कहा? सबसे अद्यतित समाचार N012NCO पर प्रकाशित हुए हैं। कृपया कुछ कहें। शाही फरमान में वास्तव में क्या कहा गया है? मुझे नहीं पता कि इसे कैसे कहूँ, आप सब खुद ही देख लें। एनलुशान ने आह भरी और शाही फरमान सबको थमा दिया। जब सेनापतियों और सैनिकों ने इसे पढ़ा तो वे सब हंगामा करने लगे। क्या महाराज हमें पीछे हटने का आदेश दे रहे हैं? क्या वह हमसे ये कह रहा है कि हम जो क्षेत्र जीत चुके हैं उसे मो किंगडम को वापस कर दें? हम उस क्षेत्र को कैसे वापस दे सकते हैं जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है? क्या ये शाही फरमान फर्जी है? एनलुशान ने गहरी सांस ली। पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस करते हुए उसने कहा, यह महामहिम द्वारा व्यक्तिगत रूप से जारी किया गया निर्देश है और इसे सैन्य पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापित किया गया है। यह नकली कैसे हो सकता है? महामहिम वास्तव में चाहते हैं कि हम अपने सैनिकों को वापस बुलाएं और लड़ाई बंद करें। जनरल, क्या हम सचमुच पीछे हटने जा रहे हैं? क्या आप ऐसा करने में सक्षम हैं? जनरल, हमें क्या करना चाहिए? सेनापतियों और सैनिकों ने बोलना शुरू कर दिया। नवविजित भूमि को सौंपना कुछ ऐसा था जिसे वे स्वयं करने के लिए तैयार नहीं थे। हम और क्या कर सकते हैं? शाही हुक्म की अवहेलना नहीं की जा सकती। लुशान का स्वर अनिच्छा और लाचारी से भरा था। हमें पीछे हटना होगा। सेनापतियों और सैनिकों, मेरी आज्ञा मानो, पीछे हट जाओ। नया सैन्य आदेश पूरी सेना में फैल गया। इसके बाद एनलुशान ने विशाल सेना का नेतृत्व किया और तेजी से शिया साम्राज्य की मूल सीमा रेखा की ओर वापस लौट आए तथा मो साम्राज्य को वे 15 शहर और 40,000 वर्ग मील क्षेत्र वापस लौटा दिया जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। मो साम्राज्य, जिसने पहले से ही युद्ध के लिए एक बड़ी सेना तैयार कर रखी थी, अचंभित रह गया। हम सभी अंत तक लड़ाई के लिए तैयार थे, एक ऐसी लड़ाई जिसमें दोनों पक्ष नष्ट हो जाएंगे और मौत तक लड़ेंगे। फिर भी आप पीछे हट गए और यहाँ तक कि क्षेत्र भी लौटा दिया। इसका क्या मतलब है? हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।